तालीमनामा के सेशन में हम तमाम सामईन का खैर मकदम करते हैं और तमाम यूट्यूब चैनल पर देखने वालों का भी हम इस्तकबाल करते हैं। तालीम हमारे लिए हर लिहाज से ज़रूरी है। जैसे ये कि तालीम एक बुनियादी ज़रूरत है, तालीम हमारी शख्सियत को परवान चढ़ाने के लिए एक बेहद अहम टूल है। तालीम इसलिए भी ज़रूरी है कि ये मुलाजमत के लिए सबसे बुनियादी और सबसे पहला क्राइटेरिया है। तालीम इसलिए भी ज़रूरी है कि RTE के तहत ये हमारा कानूनी हक़ है और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और मुसलमानों के लिए तालीम यूँ भी फ़र्ज़ है। हमें हुक्म दिया गया है कि तालीम मुसलमानों के लिए तमाम मर्द ख़वातीन पर फ़र्ज़ करार दिया गया है। लेकिन तालीम का हासिल करना इतना आसान भी नहीं है, बिलख़ुसूस उनके लिए जिनके माली वसाइल बहुत महदूद हैं या जिनकी रसाई अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार तक आसानी से नहीं है। फिर वो लोग क्या करें? मासी परेशानी से तंग लोग जो हैं वो तालीम कैसे हासिल करें? क्या वो महरूमी और मजबूरी की बेड़ियाँ पहन कर घर में बैठ जाएं या उनके लिए कोई रास्ते हैं? आज हम इस महफ़िल में उन्हीं लोगों के लिए कुछ रास्ते तलाश करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास जो मेहमान हैं, ये मेहमान उन मसाइल का हल बताएंगे कि जिनके पास तालीमी वसाइल की कमी है। हमारे पास इस वक्त जो है मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर लाल मियाँ जी मौजूद हैं। उसके अलावा उसी इदारे की साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर ऐनुल अत्तार साहबा भी मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुंबई नॉर्थ जोन के जोनल हेड और डिप्टी जनरल मैनेजर साबिर अली साहब भी यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे इस ताल्लुक़ से और तलबा को आने वाली दुश्वारियों के पेश नज़र कुछ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि तालीमनामा की सेशन से उन तमाम तलबा को और वालिदैन को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं लाल मियाँ जी पासा साहब से सवाल करना चाहूँगा कि सर आप बताएं कि हायर एजुकेशन के लिए उन तलबा को या उन वालिदैन को जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं उसके लिए मतलब आपके पास या काबिल अमल इस वक्त जो स्कॉलरशिप हैं वो क्या क्या हैं? हायर एजुकेशंस के लिए मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की अपनी कंपनी है और ये हायर एजुकेशन के लिए लोन ऑफ़र करती है। इनके पास हमारे पास ऐसा कोई स्कीम नहीं है जिससे हम आपको ग्रांट या स्कॉलरशिप ऑफ़र करें। ये प्योरली लोन है। जिस तरीके से एक बैंक से आप लोन लेते उसी तरीके से हमसे लोन ले सकते हैं एजुकेशन के लिए। लेकिन इसमें एक बात ये है कि ये जो लोन है वो लोन आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में मिलता है। ओनली 3% पर ईयर के बेस पे ये लोन आपको दिया जा सकता है। सिर्फ मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ के जो कास्ट है, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध, ऐसे इसमें 6 कास्ट आते हैं। वो कास्ट में से आप होना चाहिए, महाराष्ट्र के आप डोमिसाइल आप रहना चाहिए, मतलब आप महाराष्ट्र के रहने वाले होना चाहिए। आपके जो पेरेंट्स है उनका सालाना जो इनकम है वो 8 लाख से कम रहना चाहिए। उनके पास इस लोन को अगर भी वो किसी रीज़न से भर ना पाए तो कुछ मौलाना आज़ाद उसके लिए कुछ गारंटी भी लेते हैं लोन की, जिसमें 3 टाइप के गारंटी हमने एक्सेप्ट की हुई है और उसके रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि एक तो जो पेरेंट्स है या उसकी जो गारंटी ले रहा है वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, घर है, खेत है, वो उसको मॉर्गेज करके दे। या थर्ड कैटेगरी एक है कि कोई दुकानदार है या कोई इंडिविजुअल आदमी है, कुछ काम तो नहीं करता लेकिन उनका रिटर्न फाइल करते हैं, वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं और लास्ट 3 ईयर्स का अगर भी उन्होंने 2.5 लाख का रिटर्न फाइल किया हुआ है तो वो भी गारंटी के तौर पे एक्सेप्टेड है। इसके बाद ये जो लोन आप लेंगे एजुकेशन लोन, ये लोन का एक लिमिट भी है कि मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम 7,50,000 तक का लोन सैंक्शन किया जा सकता है एक स्टूडेंट के लिए, किसी भी कोर्स के लिए जो कोर्स यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज है, गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूशन से रिकग्नाइज है,
उस कोर्स को ये लोन दिया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर इस तरीके के कोर्सेज उसमें कंसिडर किए गए जिसको कंप्लीट करने के बाद वो स्टूडेंट्स को जॉब मिले या वो किसी तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या कोई इसी टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इस टाइप का कुछ भी लोन है। अब ये जो आपको लोन दिया जाएगा, मैक्सिमम लिमिट जो 7.5 लाख रुपए का है, वो 7.5 लाख रुपए इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी कोर्स के लिए लोन लिया, मान लीजिए कि बीएससी आईटी के लिए लोन लिया। अब बीएससी आईटी का जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर देखा जाता है कि उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। हो सकता है कि 50,000 रुपया पर ईयर हो और कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का हो, तो 3 साल में 1 साल में उसको 1.5 लाख रुपए का ही रिक्वायरमेंट है, तो हम 1.5 लाख ही सैंक्शन करेंगे और एक साथ उसको नहीं देंगे। एवरी ईयर पहले साल में उसने एडमिशन लिया, उसने फ़ीस पेड किया, हमको बोनाफाइड सबमिट किया, बिल सबमिट किया, तो वो 50,000 रुपये हम उसको रीएम्बर्समेंट करेंगे, उसी के अकाउंट में जाएगा, कॉलेज के अकाउंट में नहीं जाएगा। अभी उसका पहले साल का कंप्लीट हो गया, पहले साल वो पास हो गया और सेकंड ईयर में चला गया, तो सेकंड ईयर में जाने के बाद सिंपली उसको क्या करना है, उसका बोनाफाइड हमको सबमिट करना है कि मैं पास हुआ हूँ और ये मेरा बोनाफाइड है, मैं सेकंड ईयर में एडमिशन ले चुका हूँ। अब बोनाफाइड दे दिया, इसका मतलब उसने कॉलेज को सेकंड ईयर का फीस पेड किया है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। हम नहीं देखते कि उसने पेड किया नहीं किया, सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है, बाय डिफ़ॉल्ट उसने पेड किया ही होगा और वो कॉलेज के और उसके बीच में का बिजनेस हमको ये उसने बताया कि और सबमिट कर दिया, क्लेम किया, हम नेक्स्ट ईयर का पेमेंट उसको दे देंगे। ऐसा वो 3 साल तक कंप्लीट करेगा, 50, 1.5 लाख रुपए का उसको लोन दे दिया, उसने बीएससी कंप्लीट कर लिया, ये आइडियल कंडीशंस है। अब उसके बाद वो बाहर निकलेगा पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, तो 6 मंथ तक उसको जॉब ढूंढने का भी मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है कि तब तक उसको कोई भी पैसा वापस नहीं करना है, सिंगल रुपीज़ नहीं करना है। हमने उसको पहले साल 50,000 दिया, दूसरे साल 50,000 दिया, तीसरे साल 50,000 दिया, ऐसा हमने उसको 1.5 लाख रुपए दे दिया। 1.5 लाख के बाद 3 साल के बाद हमने और उसको 6 महीने का टाइम दिया कि आप जॉब ढूंढिए। इसके बाद जो उसको 1.5 लाख रुपया दिया गया वो प्लस 3% इंटरेस्ट रेट उस पर लगा के इक्वल 5 ईयर्स में उसके EMI बनेंगे और आफ्टर 6 मंथ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स के बाद आफ्टर 6 मंथ उसका फर्स्ट EMI जाएगा, कॉल किया जाएगा और उसको आने वाले 5 ईयर्स में धीरे धीरे जो भी इंस्टॉलमेंट रहेगा वो पेड करना है। ये एजुकेशन लोन का प्रोसेस है। कोर्स कोई भी रहने दो, प्रोफेशनल कोर्सेस जैसा कि BSc IT है, MBA है, MBBS है, BAMS है, जो भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए, इवन 10th के बाद के कुछ ITI भी कोर्सेस है, उसको भी हम फाइनेंस करते हैं। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होता है मौलाना आज़ाद के बारे में कि बीइंग ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऐसा लगता है कि ये लोन नहीं है, ये ग्रांट है, ये स्कॉलरशिप है। तो स्कॉलरशिप के डिफरेंट स्कीम्स है, वो जो दूसरे डिपार्टमेंट से वो आपको बताएंगे। मौलाना आज़ाद में एजुकेशन लोन की स्कीम है। मौलाना आज़ाद सिर्फ उन बच्चों को जिनके माँ बाप गरीब है, जो फीस के लिए दूसरे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या दूसरे किसी वेज से पैसे नहीं जमा कर सकते, उनको उनके बच्चे पढ़ने से और फीस की वजह से दूर ना रहे, सिस्टम से बाहर ना फेंके जाए, इसलिए वेलफेयर स्कीम के अंदर, माइनॉरिटी के वेलफेयर स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया हुआ ये ऑब्जेक्टिव्स है, जिसका वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स है कि जो माइनॉरिटीज़ के पेरेंट्स गरीब है, जिनका इनकम कम है और वो जो बच्चों अपने बच्चों की प्रोफेशनल कोर्स के लिए फीस पेड नहीं कर पाते हैं, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट दे, लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, इट्स इन द फॉर्म ऑफ द लोन। तो ये कंप्लीटली लोन बेस्ड स्कीम्स है। लेकिन इसमें जैसा कि कई बार आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते टाइम में पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को और माइनॉरिटीज़ को डिफ़िकल्टीज फेस होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस नहीं जल्दी लोन उनका दे पाते हैं, तो ये एक उनके पास ऑप्शंस है जिसको दिया जा सकता। स्टूडेंट को इसको अप्लाई करने के लिए मौलाना आज़ाद के हर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस है, जिनके एड्रेस वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, इवन वेबसाइट भी है, वेबसाइट में ऑनलाइन भी एप्लीकेशन किया जा सकता। सिस्टम ऐसा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप अपना सारा डिटेल्स भरें। 4 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो महाराष्ट्र, पहला क्राइटेरिया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में से हो, दूसरा क्राइटेरिया है कि वो महाराष्ट्र का डोमिसाइल रहना चाहिए, मतलब वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कीम है तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए ही है। थर्ड कंडीशन है कि वो गरीब होना चाहिए, तो इनकम लिमिट जो उसका पहले कम था अब बढ़ा दिया गया, अब उसको 8 लाख तक ले लिया है। तो ये 3-4 कंडीशंस है एलिजिबिलिटी के कंडीशन। जो चौथा कंडीशन है कि किस कॉलेज में एडमिशन लिया है और किस कोर्स को एडमिशन लिया है, उसका फ़ीस क्या है, ये 2-4 डिटेल मिलने के बाद हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, उसको लोन दे सकते हैं। एट प्रेजेंट मौलाना आज़ाद में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई बजट का इश्यूज़ नहीं है। जो भी एप्लीकेशन आएगा वो एप्लीकेशन को हम प्रोसेस
कर सकते हैं सब्जेक्ट टू दिस कंडीशंस कि वो महाराष्ट्र का डोमिसाइल रहना चाहिए, माइनॉरिटी का रहना चाहिए, इनकम उसके फैमिलीज़ का उतने से कम रहना चाहिए। और एक डिफ़िकल्टी ये है कि जो गारंटर है वो लेना ही पड़ेगा। और इसके पीछे भी क्लियर कट बात है कि जब पैसा लैंड हो रहा है तो उसको वापस आने के लिए कुछ ना कुछ रहना चाहिए। हम सिंपली भी कोई चीज़ किसी से मांगने जाते हैं तो कुछ तो गारंटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो गारंटी के तौर पे ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा भी मौलाना आज़ाद ये कोशिश कर रहा है कि हमको ऐसा NGOs से, सोशल वर्कर्स से, कॉलेज के इंस्टीट्यूशन से, बच्चों से ये फीडबैक मिला है कि ये जो हमने 3 गारंटीज़ के सामने रखे हैं, जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज है और रिटर्न वाला फाइल वाला है, इसके अलावा हम एक स्कीम पे और भी सोच रहे हैं कि कोई NGOs या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई बड़े बिजनेसमैन या कोई बैंक हमारे पैसे इंश्योर करने के लिए वो बच्चों की गारंटी लेते हैं। तो हम उनकी गारंटी भी एक्सेप्ट करेंगे फॉर दैट। लेकिन वैसे NGOs वैसे प्रपोजल सामने आएंगे तो हम गवर्नमेंट को पुटअप करेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से वैसा परमिशन लेंगे और वो मिलेगा, ऐसा मुझे यकीन है। इस प्रपोजल पे भी हम सोच रहे हैं। लेकिन एट प्रेजेंट आज के तारीख में ये 3 ही गारंटर कंसिडरेबल है। गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए गारंटर, पेरेंट्स का प्रॉपर्टी रहना चाहिए, वो घर रहने दो, खेती रहने दो, जो मॉर्गेज दे सकते हैं वो किसी भी फॉर्म की गारंटी हम एक्सेप्ट करेंगे। और देन थर्ड वाला इज इनकम वाला। अभी आपने कहा कि कोई NGO सामने आए, तो NGO खुद सामने आए या आप लोग इस तरह से कुछ कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं। जस्ट हमने वो स्टार्ट किया है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स एड्रेस होना चाहिए थे। ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए, कई कंप्लेंट्स रिसीव हुए, कुछ लोगों ने मुझसे बात की, तो हम इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि और भी गारंटर की जो सिस्टम है उसको कैसा बढ़ाया जाए, जिसमें से वन ऑफ द पार्ट ये है कि कोई NGO हो। 3 साल तक वो बच्चा ज़ेर तालीम है और उसको हर साल 50-50 हज़ार रुपया या जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो उसको दिए जाएंगे। उसके 6 महीने बाद उसको जॉब तलाश करने की भी छूट रहेगी। लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि बच्चों को जो इंटरेस्ट जो जहाँ से शुरू होगा वो 3.5 साल के बाद शुरू होगा या पहले दिन से शुरू होगा? और अगर पहले दिन से हो रहा है तो 50,000 पर ही होगा या 1.5 लाख पर होगा पूरा? इंटरेस्ट जो है बच्चों को वो तो फर्स्ट डे से ही होगा, लेकिन उसका सिस्टम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा रहेगा, जिस दिन हमारे अकाउंट से 50,000 रुपया पहला इंस्टॉलमेंट उसके अकाउंट पे जाएगा, उसी दिन से उस 50,000 को 3% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट चालू होगा पहले 50 साल के लिए, 50,000 के लिए। अब जब सेकंड ईयर में वो आएगा तो पहले 50,000 का 1 साल का इंटरेस्ट उसके अकाउंट पे डिपॉजिट होगा। सेकंड ईयर में जब दूसरे 50,000 चालू दिए जाएंगे तो दूसरे 50,000 का उसी डेट से इंटरेस्ट चालू होगा और इसी तरीके से उसका पूरा कैलकुलेशन होगा। इसमें और भी आगे डिटेल में जाके मैं बताना चाहूँगा कि फर्दर कैलकुलेशन भी इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल उसने अगर भी कंप्लीट किया 3 साल में, उसको हमने 1.5 लाख रुपए दे दिया। कैलकुलेशन भी पहले साल में जो 50,000 दिए उसी पे इंटरेस्ट लिया, दूसरे साल में जो 50,000 दिए उसी पे इंटरेस्ट लिया, तीसरे साल में जो 50,000 दिए उसी पे इंटरेस्ट ले लिया और 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड पे क्या हो गया कि 1.5 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और उसका अगले 5 साल के लिए EMI बना। तो पहला EMI अगर भी वो पेड नहीं करता तो वो जो EMI बाउंस हुआ उसके ऊपर भी बाद में इंटरेस्ट लगता है आपको, जिसको हम पैनल इंटरेस्ट के नाम से चार्ज करते हैं। क्योंकि आपने कमेंट किया था कि ये पैसा आपको भरना है, देना है, लेकिन आप दे नहीं पाए तो उस पर हम पैनल इंटरेस्ट रिकवर करते हैं। शुक्रिया सर। हमारे सामने दूसरी मेहमान जो हैं अनुर अत्तार साहबा, ये भी इसी इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं। इसके अलावा आप जो है स्टेट और सेंट्रल की जितनी स्कॉलरशिप की स्कीमें हैं उसकी इंचार्ज रही हैं। आपको स्कॉलरशिप पर एक तरह से अथॉरिटी कहा जा सकता है। आज भी आप हुकूमत महाराष्ट्र से वाबस्ता हैं। मैं मोहतरमा से जानना चाहूँगा जो अभी सर ने बताया, इसके अलावा हमारे तलबा और कौन कौन सी स्कीम हासिल कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी बच्चा पैसे के लिए अपना एजुकेशन ना छोड़े। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के स्कीम है। हम लोगों ने सोचना चाहिए कि हम कौन से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है और कौन सी स्कॉलरशिप लेने से हमारा ज़्यादा फ़ायदा है, उस हिसाब से स्टडी करके हम लोगों को बच्चों को गाइड करना चाहिए, बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए। आपको मालूम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स आर देयर। पहली सिस्टम है जो प्राइमरी एजुकेशन, देन सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद में हायर एजुकेशन में 2 पार्ट आते हैं, एक नॉन प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। नॉन प्रोफेशनल में जो आता है
वो है BA, BCom, BSc, BMS वगैरह, ये जो कोर्सेस है ये नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस। और प्रोफेशनल में क्या आता है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, MBA, MCA, ऑल दीज आर प्रोफेशनल कोर्सेस। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एजुकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स आर देयर। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से स्कॉलरशिप्स देती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग से स्कॉलरशिप देती है, लेकिन आप कौन से भी एक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है इरिस्पेक्टिव ऑफ लोन। आपने लोन लिया है तो भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। बैंक का लोन लो या मौलाना आज़ाद का लोन लो तो भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। ओनली यू हैव टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ द स्कॉलरशिप। आपको मालूम है कि माइनॉरिटी की अपनी पॉपुलेशन करीब 20% है, 19.81 टोटल, जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, जैन, बुद्धिस्ट ये सब मिला के, और उसमें मुस्लिम की पॉपुलेशन है 11.51 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो। लेकिन यदि हम स्टडी करेंगे एजुकेशन सिस्टम तो हमारे समझ में आता है कि 10वीं तक मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट ये 50% है, और ग्रेजुएशन तक सिर्फ हमारे 5 से 7% बच्चे ग्रेजुएशन तक पढ़ पाते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है पॉवर्टी और लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज। हमारे लोगों को नॉलेज नहीं है कि कौन से कोर्स में जाए, कैसे जाए, पैसा किधर मिलेगा, क्या। और दूसरा गरीबी, इसके कारण, ये 2 कारण। तो अभी जब से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में चालू हो गया, तब से ये स्कॉलरशिप्स के स्कीम माइनॉरिटी के लिए चालू हो गई। और अदर जो जनरल स्कॉलरशिप्स के स्कीम है उसके लिए भी हम एलिजिबल है, बीइंग ए नेशनल ऑफ द इंडिया। महाराष्ट्र के रहवासी करके सभी स्कीमों के लिए हम एलिजिबल है, बाकी के जो जनरल लोगों के लिए है। तो हम लोगों को स्टडी करना है कि कौन सी स्कीम हमारे फ़ायदे की है। अभी मैं आपको बताऊंगी नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज़ की पहले स्कीम्स बताऊंगी। प्राइमरी बच्चों के लिए भी है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, वो 10वीं तक के लिए है, लेकिन उसका इनकम लिमिट सिर्फ 1 लाख है। तो जो बहुत ज़्यादा गरीब है उसी बच्चों को सिर्फ स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन उसके बाद में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये नॉन प्रोफेशनल BA, BCom, BSc इनके लिए है। ये मैक्सिमम इसका अमाउंट 15,000 तक मिलता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। सभी स्कॉलरशिप्स की स्कीम ये ऑनलाइन है। मैं ही पहले ऑफिसर हूँ जिन्होंने ये सभी स्कीम हमने ऑनलाइन किए, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहला गवर्नमेंट है जिन्होंने ये स्कीम ऑनलाइन किए। हम लोगों ने उसके लिए बहुत मेहनत की है, और अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कीम देख के सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके स्कीम्स भी बाद में सब ऑनलाइन किए। हम बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी गाइड करने महाराष्ट्र से जाते थे, तो इसके कारण बच्चों को बहुत इजी हो गया कि इजीली एप्लीकेशन करे। माइनॉरिटी की तरफ, स्पेशली मुस्लिम लोगों के बच्चों के तरफ देखने का ये जो नज़रिया बाकी नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का है, उसके कारण भी इनिशियली हमको बहुत सारी दिक्कतें आई बच्चों को स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में। तो ये सब दिक्कतें देख के हम लोगों ने ये स्कीम ऑनलाइन कर दी। तो ऑनलाइन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट है scholarships.gov.in। इसी वेबसाइट पे पूरे स्कॉलरशिप के लिए, कौन सी भी स्कॉलरशिप हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उधर जाके आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना क्रिएट करना है, और अपना सब इन्फॉर्मेशन देना है। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ओनली सिंगल पॉइंट है, वो है mahadbt.gov.in। ये दोनों वेबसाइट आप स्टडी करोगे तो आप कौन से भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है BA, BCom, BSc के लिए, उसका नोडल ऑफिसर है डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन पुणे। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? इसके लिए इनकम लिमिट है 2 लाख। पेरेंट्स का इनकम लिमिट 2 लाख से कम चाहिए। स्कॉलरशिप की मैक्सिमम अमाउंट है 15,000 रुपये। और दूसरा क्या इसका है कि महाराष्ट्र रहवासी बच्चा ये रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र का चाहिए। उसके लिए बहुत सारे प्रूफ्स एलिजिबल है। मीन्स तुम्हारा पेरेंट का फ़ोन बिल है, लाइट बिल है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इसमें का कौन सा भी एक प्रूफ इट इज़ कंसिडर्ड एज ए रेसिडेंस प्रूफ। और दूसरा क्या लगता है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मार्कशीट लगता है लास्ट ईयर का,
मीन 10वीं में का बच्चा पास हुआ तो, और दूसरा 50% मिनिमम आपको प्रीवियस ईयर में मार्क्स चाहिए। मीन 10वीं पास बच्चे को 10वीं को 50% चाहिए, 11वीं को 50%, ऐसा ही। यदि आपको 50% के नीचे मार्क्स आए तो वहाँ से आपकी स्कॉलरशिप ब्रेक हो जाएगी, मीन्स आपको अगले साल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अभी स्कॉलरशिप में 2 टाइप के फॉर्म्स रहते हैं, एक फ्रेश और दूसरा रिन्यूअल। जब बच्चा पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भरता है उसे फ्रेश एप्लीकेशन कहा जाता है। उसी वक्त बच्चे को यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है। वो यूज़र आईडी और पासवर्ड बच्चों को संभाल के रखना है, और जब तक बच्चों का एजुकेशन ख़त्म नहीं होता तब तक सेम यूज़र आईडी पासवर्ड से वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। 11वीं से लेके PhD तक आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसकी ये कंडीशंस है। पेरेंट्स का इनकम लिमिट सिर्फ 2 लाख है। दूसरा एक कंडीशन इसमें मेन हिच क्या रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट मांगती है। स्टेट गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के लिए तहसीलदार के इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स ने डिक्लेरेशन सिर्फ प्लेन पेपर के लिए लिख के देना है। आजकल एफिडेविट मांग रहे कि मेरा इनकम 1 लाख है, 1.5 लाख है, 1,80,000 है वगैरह, जो 2 लाख के नीचे है। तो स्टेट गवर्नमेंट इज़ ओनली आस्किंग फॉर द सेल्फ डिक्लेरेशन। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी भी स्कॉलरशिप है तो तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट लगता है, और तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होना चाहिए। यदि आप मराठी में लिखा हुआ तहसीलदार का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपके यूज़र आईडी पासवर्ड से आप मॉनिटर कर सकते हैं कि अपने एप्लीकेशन की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, तो वो दिखा देता है उधर, फॉरवर्डेड टू स्टेट गवर्नमेंट, फॉरवर्डेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वेटिंग। आपकी क्या त्रुटि है, कागज पत्र में कुछ कम है तो भी वो उधर दिखाता है कि ये तुम्हारी त्रुटि है, और वो त्रुटि पूर्तता करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। तो उस हिसाब से आपको त्रुटि पूर्तता करनी है। मेन हमारे बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है कि बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं रहते। अभी माइनॉरिटी बच्चा चाहिए, ये मेन कंडीशन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कौन सा भी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं करता। तो किसी ने माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मांगा तो उनको बोलने का माइनॉरिटी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट नहीं इशू करता। बच्चों के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में यदि लिखा रहता है कि कौन सी तुम्हारी रिलीजन है तो उधर मुस्लिम या इस्लाम लिखा रहता है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए प्रूफ ऑफ माइनॉरिटी। तो वो उनको बोलना चाहिए कि स्कॉलरशिप के क्लर्क को कि यही हमारा माइनॉरिटी प्रूफ है। यदि नहीं लिखा है तो आपको एक एफिडेविट बना के देना है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और उसमें ही आप आपका इनकम भी डाल सकते हैं। उसका फॉर्मेट भी DT के वेबसाइट पे दिया हुआ है, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की, कि किस तरह आपको माइनॉरिटी डिक्लेरेशन और इनकम डिक्लेरेशन देना है। तो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन इज़ कंसिडर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो, लेकिन इनकम डिक्लेरेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हो गई पोस्ट मैट्रिक। ये ITI के जो बच्चों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए वो बच्चे एलिजिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप दूसरी छोटे बच्चों लड़कियों के लिए स्पेशली कौन से, आपको मालूम है कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बच्चों को एजुकेशन के लिए मदद करता है। उसकी बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप स्कीम है वो बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप। वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं लड़कियों के लिए है सिर्फ, और वो 100% लड़कियों को मिलती है जो एलिजिबल लड़कियां हैं और जिसके कागज पत्र पूरे हैं। तो उसकी कंडीशंस क्या क्या है, उसका भी इनकम लिमिट 2 लाख रुपए है। लड़की का पेरेंट है वो महाराष्ट्र का रहवासी चाहिए, लास्ट ईयर में 50% ऑफ मार्क्स चाहिए। उसका भी एप्लीकेशन आपको scholarships.gov.in इसी पर ही भरना है, वो भी ऑनलाइन भरना है। पहले कुछ साल ये एप्लीकेशंस ऑफलाइन थे, लेकिन इमीडिएटली दूसरे तीसरे साल से सभी एप्लीकेशंस ऑनलाइन हो गए। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन का अलग वेबसाइट था स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन अभी लास्ट ईयर से मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के भी सभी एप्लीकेशन फॉर्म scholarships.gov.in इसी वेबसाइट से अपलोड किए जा सकते हैं, अपलोड किए जाते हैं। लास्ट ईयर
हम लोगों के महाराष्ट्र से 45,000 करीब लड़कियों ने एप्लीकेशन भरे थे, लेकिन एप्लीकेशन सब भरने के बाद भी, लास्ट डेट होने के बाद भी, इसके जो नोडल ऑफिसर है वो डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ करके पुणे में एक बैठते हैं, वो नोडल ऑफिसर है। बच्चों ने एप्लीकेशन भरने के बाद नोडल ऑफिसर ने वो फॉरवर्ड करना ज़रूरी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सपोज अभी पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप है, वो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन ने ओनली वेबसाइट पे जाके क्लिक करना है, तो वो फिर वो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। वैसा ये बेगम हजरत स्कॉलरशिप के लास्ट ईयर 45,000 एप्लीकेशंस भरे हुए थे, लेकिन नोडल ऑफिसर ने फॉरवर्ड नहीं किए थे, तो उसके कारण उधर ही पड़े थे। तो उधर दिल्ली के एक ऑफिसर मुझे जानते थे, मैं रिटायर हुई तो भी मेरा नाम उधर था, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैडम तुम्हारे स्टेट के इतने 45,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है, तुम्हारे सभी लड़कियों के स्कॉलरशिप के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे टाइम में नहीं, तो और यदि आप भरोगे 4 दिन में तो हम टाइम आपके लिए सिर्फ बढ़ाते हैं। तो मैंने जाके फिर मंत्रालय में जो सेक्रेटरी मैडम हमारी जयश्री मुखर्जी मैडम, उनको बोली, फिर मैडम ने वो जो सभी स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी वगैरह सबको बोल के फिर 8 दिन में हमारे एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गए। लेकिन ये उस ऑफिसर ने कांटेक्ट किया मुझे करके वो हो गया। एक्चुअली पेरेंट्स को भी दिखता है कि अपने एप्लीकेशन की क्या कंडीशन है, तो उधर आता है कि पेंडिंग विद द नोडल ऑफिसर, तो इमीडिएटली पेरेंट्स ने भी या आपके जैसे एनजीओ ने कि जाके बोलना चाहिए ना कि हमारा एप्लीकेशन टाइम हो गया था, भी फॉरवर्ड नहीं हुआ, यू शुड बी अलर्ट अल्सो। तो किसी भी एक भी पेरेंट ने कंप्लेंट नहीं किया कि मेरा एप्लीकेशन पेंडिंग नोडल ऑफिसर पे है, या किसी एनजीओ ने कंप्लेंट नहीं किया क्या। तो अभी वो लकीली सब हो गया और अपने 45,000 लड़कियों के लिए 5,000 और 6,000, 11वीं 12वीं 6,000, 9वीं 10वीं 5,000, ऐसी सबको स्कॉलरशिप मिल गई। तीसरी स्कॉलरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए है, वो है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप इज़ फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, MBA, MCA, होटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्सेज़ के लिए ये स्कॉलरशिप है। इसका इनकम लिमिट है 2.5 लाख और बाकी सब टर्म्स कंडीशन सेम है। रेसिडेंस ऑफ महाराष्ट्र चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ चाहिए, तो दैट शुड बी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज। अभी क्या वो नेविगेशन या एविएशन वगैरह की कुछ कोर्सेज प्राइवेट है, 1.5 2 लाख कोर्स फी देके, लेकिन वो दोज कॉलेजेस आर नॉट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो लोग एडमिशन लेंगे उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो इसके लिए दैट कॉलेज शुड बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी ये देखो कि वो सभी जो अप्रूव्ड कॉलेजेस है उसकी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में वेबसाइट पे डाली है, लेकिन ये कैसी डाली गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉलेजेस को खुद बोला कि तुम फॉर्म एक दिया हुआ है वो भर के डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन को भेजो, फिर वो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन उधर अप्रूव करेगा, देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल अप्रूव। कुछ कॉलेजेस ने अपना नाम दिया भी नहीं है माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए, तो जैसे जैसे हमारे समझ में आता है कि इस कॉलेजेस में नहीं दिया है अपना नाम, तो हम उनको कंपेल करते हैं, फोर्स करते हैं कि जब एक आधा बच्चा कंप्लेन लेके आता है उसी वक्त हमको पता चलता है कि इस कॉलेज ने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर नहीं किया। तो ये भी आप देखो, जैसे भी नए कॉलेजेस खुलते हैं तो इमीडिएटली उस कॉलेज को माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर करना है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मेरिट कम मीन्स के नोडल ऑफिसर है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो उधर सिस्टम कैसा है, बच्चा स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेगा, देन कॉलेज वो फॉरवर्ड करेगा जॉइंट डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वो 6 रीजन में 6 है, और वहाँ से एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगा डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा। अभी यही सभी चारों स्कॉलरशिप में प्री मैट्रिक से लेके प्री मैट्रिक, बेगम हजरत, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, आप बच्चे के नाम से बैंक में अकाउंट चाहिए। यदि बच्चा माइनर है तो पेरेंट के साथ जॉइंट अकाउंट चाहिए, और जॉइंट अकाउंट में बच्चे का नाम पहला चाहिए। दूसरा कि बैंक अकाउंट है ये आधार से लिंक्ड चाहिए, आधार से सीडेड चाहिए। यदि बैंक अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है तो स्कॉलरशिप आपको सैंक्शन हुए दिखेंगी, लेकिन पैसा तुम्हारे अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि पैसा वो बैक जाता है, बाउंस होके वापस गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। इसके लिए यदि आप बैंक में अपना आधार नंबर दिया है तो तुम्हारा अकाउंट वो आधार नंबर से लिंक नहीं होता,
यू हैव टू गिव ए सेपरेट एप्लीकेशन कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा आधार नंबर है और इस आधार नंबर से मेरा अकाउंट लिंक करो। यदि ये एप्लीकेशन दिया जाएगा, फिर आपको समझता है कि लिंक हुआ कि नहीं, तो ही आपके अकाउंट में पैसे होंगे आएंगे, अदरवाइज सैंक्शन हो के भी तुम्हारे पैसे वापस जाएंगे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ गिविंग मनी इज़ ट्रांसफर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू आधार नंबर। सिर्फ आधार नंबर आपको दिखेगा, उधर बैंक का अकाउंट नंबर नहीं दिखता। जिस बैंक अकाउंट को तुम्हारा आधार नंबर लिंक है उसी अकाउंट में पैसे जाएंगे। दूसरा एक हिच कहाँ होता है कि इमीडिएटली बच्चे पैसे निकाल के लेते हैं और फिर वो क्या होता है कि बैंक अकाउंट बंद कर देती है। एक्चुअली बैंक को ऐसा अधिकार नहीं है। बच्चों के लिए गवर्नमेंट का रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है कि जीरो बैलेंस अकाउंट आपको बंद नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट अकाउंट। तो यदि बैंक का अकाउंट बंद है तो भी पैसे बाउंस होके गवर्नमेंट के अकाउंट में वापस जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बैंक का अकाउंट अपना चालू रहे, उधर कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस रखो आप, 500,000 जो कुछ बैंक की कंडीशन है उस हिसाब से। अदरवाइज स्कॉलरशिप सैंक्शन हो कोई भी आपके अकाउंट से पैसे वापस जाएंगे। यदि अभी कुछ कोकण विभाग के सब तहसीलदार इंग्लिश में भी इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्योंकि उधर के जो लोक प्रतिनिधि है, आमदार वगैरह, वो लोगों ने उनको बोला। दूसरा एक क्या है मेन हिच कि इनकम सर्टिफिकेट हमारे पेरेंट को समझता नहीं कैसे निकाले, तो किसी ना किसी एजेंट के पीछे पड़े रहते हैं और पैसे वेस्टेज हो जाते हैं। मेरी मेड सर्वेंट है, उसने बेटी ने 15 दिन में ये अपना ओल्ड कस्टम हाउस से सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट लेके आई। वेरी इजी प्रोसेस है। आपको कॉरपोरेटर से यदि नौकरी करते हैं तो क्या सवाल नहीं, फॉर्म 16 से आप इनकम सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। और तुम्हारा छोटा मोटा कुछ उद्योग है, क्या भी घर काम करते हैं औरतें क्या करती है, तो तुम्हारे कॉरपोरेटर से सर्टिफिकेट लेना कि इनका इनकम मेरे कॉरपोरेशन के एरिया में है और इसका इनकम सो एंड सो है। और वो लेके फिर क्या किधर जाने का, ओल्ड कस्टम हाउस में, उधर उनका एक फॉर्म है वो लेने का। फिर एक वो डिक्लेरेशन मांगते हैं, जो कुछ उधर इन्फॉर्मेशन मांगा है उस हिसाब से आपको टिक टिक करके देना है। और फिर आपने वो सर्टिफिकेट देने के बाद फिर उनके क्या क्राइटेरिया है वो डिटेल मुझे भी मालूम नहीं, तो वो फिर भर के देने के बाद वहाँ फिर आपको 15 दिन में मैसेज आता है कि तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट रेडी है और तुम लेके जाओ, और तुम लेके आ जाना। 10 रुपये फॉर्म फी है, तो 44 रुपीज़ में तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप लोग यदि NGO या ये लोग ऐसा थोड़ा बच्चों को मदद करो इनकम सर्टिफिकेट मिलाने में, तो बच्चों के लिए इजी हो जाएगा। हमारे पेरेंट्स भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, दलाल लोग उनको चीट करते हैं, तो और 2,500 हज़ार 2-2 हज़ार लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए हमारे कम्युनिटी के साथ। तो इसके लिए भी हम सब लोगों ने प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार तुम्हारा ये पहले साल निकल गया ना इनकम सर्टिफिकेट, तो अगले साल फिर ऑटोमेटिक आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सब मिलते जाते हैं। हर साल का आपको नया इनकम सर्टिफिकेट निकालना होता है। नेक्स्ट अभी इस साल आपको 21-22 का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, 22-23 के स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। तो ये आपको इनकम सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो मेरिट कम मीन्स से प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए है, वो फिक्स आपको बच्चा हॉस्टल में रहता है तो 30,000 हॉस्टल में या आउट ऑफ ये उसको कैसा पहचाना जाता है, बच्चे का प्रेजेंट एड्रेस और आधार कार्ड का एड्रेस ये डिफरेंट है, तो उसको 30,000 स्कॉलरशिप मिलती है, वो गांव से बाहर रह करके। और यदि बच्चा डे स्कॉलर है मीन्स घर में ही रहता है, तो उसे फिक्स 25,000 स्कॉलरशिप मिल जाती है मेरिट कम मीन्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए बच्चे ने सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप के थ्रू एडमिशन लेना ज़रूरी नहीं है। वो कौन सा भी बच्चा जिसके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, जिसने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन लिया है, तो भी वो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप ले सकता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप हो गए। अभी स्टेट गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप, सेम स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कॉलरशिप है। आप यू आर एलिजिबल फॉर ओनली वन, आप दोनों में भी भर सकते हैं एप्लीकेशन। आपको यू आर नॉट श्योर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कम नंबर स्कॉलरशिप है, तो आपको लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, तो वहाँ डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पे उधर पूरा चेकिंग होता है और आपको एक ही स्कॉलरशिप फाइनली आपको पैसे मिलते हैं। 2 सैंक्शन हुए तो भी पैसे आपको एक के ही मिलेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में 12वीच्या नंतर ते अभ्यासक्रम, सर्व अभ्यासक्रम, इसके लिए माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, लेकिन वो सिर्फ 5,000 रुपये स्कॉलरशिप है। लेकिन उसका इनकम लिमिट, पेरेंट्स का इनकम लिमिट है 8 लाख है।
सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 लाख है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन इसका 8 लाख है। मीन जो लोग क्लास 3 क्लास 4 में नौकरी कर रहे हैं उनको भी ये स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है, वैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप में नहीं मिलता। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार का ज़रूरी नहीं है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन में भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन स्कॉलरशिप अमाउंट इज़ ओनली 5,000 फॉर नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज, मीन्स BA BCom BSc BMS वगैरह जो ये कोर्सेस है इसके लिए। तो ये आपको PhD तक ये 5,000 रुपये फिक्स स्कॉलरशिप ये मिलती रहेगी। दूसरी स्कॉलरशिप कौन सी है BA BCom BSc के लिए, नॉन प्रोफेशनल के लिए? राजर्षि शाहू शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, राजर्षि शाहू शिष्यवृत्ति ऐसा उसे बोला जाता है। ये हायर एजुकेशन के लिए भी है, प्रोफेशनल के एजुकेशन के लिए भी है। तो ये इसका क्राइटेरिया क्या है? इनकम लिमिट 8 लाख, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अभी आपने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए रहिवासी दाखला, वो इस रहिवासी दाखला इज़ डिफरेंट। मीन्स अभी आज बच्चा सपोज यूपी से बिहार से आया है, आज आया है और आज महाराष्ट्र में रह रहा है, तो उसे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलेगी। आज का प्रेजेंट एड्रेस उसका महाराष्ट्र का चाहिए। लेकिन राजर्षि शाहू के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अगेन प्रोसीजर इज डिफरेंट। आपको मालूम है कि वो 15 साल का इधर रहे हुआ, उसके टर्म्स कंडीशन अलग है, 15 साल महाराष्ट्र में वास्तव्य चाहिए वगैरह वगैरह। तो राजर्षि शाहू के लिए 15 डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, महाराष्ट्र रहिवासी चाहिए। दूसरा, उसे कैप के थ्रू एडमिशन होना ज़रूरी है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू एडमिशन होना ये ज़रूरी है। 11वीं की भी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होती है, या अगले कोर्सेज की भी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है। यदि आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लोगे या माइनॉरिटी कोटा में संस्था लेवल पे एडमिशन लोगे, तो वो बच्चे ये राजर्षि शाहू के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन दोज आर एलिजिबल फॉर द माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? 50% ऑफ द फीस। सपोज अभी एकादे कॉलेज की फ़ी 20,000 है, तो उसे 10,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। एकादे की 50,000 है, तो उसे 25,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। एडेड आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेजेस है, उसकी फ़ी 3,000 4,000 है, तो उसे 4,000 फी है, तो उसे 2,000 मिलेगी। ये राजर्षि शाहू, तो वो लोगों ने राजर्षि शाहू में अप्लाई नहीं करना है, वो लोगों ने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन करना है, क्योंकि उसे 5,000 पूरे मिलेंगे। यदि फ़ी 4,000 है तो भी उस बच्चे को पूरा 4,000 रुपये मिलेंगे, या उसे 5,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके लिए अपनी फ़ी कितनी है, कौन सी है, उस हिसाब से हमारे लिए कौन सी फ़ायदे की है, ये देख के बच्चों ने वो एप्लीकेशन करना है। देखो ये इसका वेबसाइट मैंने बता दिया, mahadbt.gov.in। तो उधर आपको ड्रॉप डाउन मेनू में सब स्कॉलरशिप उधर क्लिक करने के बाद सब स्कॉलरशिप के नाम आते हैं, आपको उसमें क्लिक करना है और एक ही क्लिक कर सकते हैं। मीन्स आप यू कैन अप्लाई ओनली फॉर वन स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। यदि आप राजर्षि शाहू की करोगे तो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की नहीं कर सकते, क्योंकि उधर सिलेक्शन करते वक्त एक ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको स्टडी करना है बच्चे के लिए कौन से फ़ायदे का है, तो उस हिसाब से आपको क्लिक करना पड़ेगा। कॉलेज का नाम भी ड्रॉप डाउन में आते हैं, सब ड्रॉप डाउन में अभी आता है। बच्चों को कुछ भरना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपका नाम, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, इतना ही भरना पड़ता है। तो वो और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, कैप के थ्रू एडमिशन, ये एक क्रिटिकल कंडीशन राजर्षि शाहू के लिए है। ये 2 स्कॉलरशिप फॉर नॉन प्रोफेशनल BA BCom BSc के लिए। दूसरा, OBC के लिए भी स्कॉलरशिप है। हमारे काफ़ी मुस्लिम बच्चे OBC भी है। OBC की स्कॉलरशिप भी 50% ऑफ द फीस, जितनी तुम्हारी फ़ी है उसके 50% फ़ी आपको स्कॉलरशिप के ज़रिए मिलेगी। 50% आप मौलाना आज़ाद का लोन या बैंक के लोन के लिए भी आपको बोला जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। दूसरी स्कॉलरशिप है प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। माइनॉरिटी की प्रोफेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट देता है। और राजर्षि शाहू भी स्कॉलरशिप भी है प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। माइनॉरिटी की प्रोफेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप है, फिक्स 25,000 है, और उसके लिए भी कैप के थ्रू, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू एडमिशन लेना ज़रूरी नहीं है। माइनॉरिटी कोटे में भी एडमिशन है तो भी आपको मिलता है, और इसके लिए भी इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको चल जाता है। प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए भी राजर्षि शाहू छत्रपति स्कॉलरशिप है, वो भी 50% ऑफ द फीस है। सपोज मेडिकल की फ़ी 5 लाख है, तो 2.5 लाख रुपए आपको वो स्कॉलरशिप के थ्रू मिल जाती है। लेकिन और डीम्ड यूनिवर्सिटी DY पाटिल वगैरह, उनके लिए राजर्षि शाहू स्कॉलरशिप मिलती नहीं।
लेकिन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप आप सभी किधर भी तुम पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो उसको मिल जाती है। तो ये एक मेन इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रख के अकॉर्डिंगली यू हैव टू सिलेक्ट द स्कॉलरशिप। और वो जो डॉक्यूमेंट भरते जाते हैं उसी वक्त भी अपलोड करते रहते हैं, तो उस वक्त भी आपको मैसेज आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप वगैरह ऐसा। तो दूसरा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी है राजर्षि शाहू के लिए। सभी स्कॉलरशिप के लिए स्टेट गवर्नमेंट के सभी स्कॉलरशिप लोन स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने अभी इनकम लिमिट 8 लाख का कर दिया है। 8 लाख के नीचे पेरेंट का इनकम है तो सबको स्कॉलरशिप मिल जाती है। दूसरा, सभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के लिए 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए राखीव है, रिजर्व है। तो वो सीट भी पूरे नहीं हो रहे हैं अभी तक। इसका मतलब लड़कियां अभी भी प्रोफेशनल एजुकेशन की पूरे नहीं हो रही है। तो प्रोफेशनल एजुकेशन में अभी भी हमारी माइनॉरिटी लड़कियां कम जा रही है, 30% तक नहीं जा रही है। ये एक उसमें की हिच है। दूसरा एक हमारा है कि जो फॉरेन को जो बच्चे जाते हैं उनके लिए भी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन एजुकेशन दी जाती है, और वो सभी ओपन कैटेगरी के बच्चों को दी जाती है। आपको मालूम है SC ST के अलग से फॉरेन की स्कॉलरशिप है, OBC की अलग के स्कॉलरशिप है, आदिवासियों के लिए अलग से स्कॉलरशिप है। लेकिन हमारे बच्चे, मुस्लिम बच्चे काय के लिए एलिजिबल है? OBC वाले OBC के लिए। लेकिन जो ओपन कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं वो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू जो स्कॉलरशिप दी जाती है फॉरेन एजुकेशन के लिए, वो उसके लिए एलिजिबल है। उसका भी ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी चालू हो गया है और उसका लास्ट डेट 9 जुलाई है। वो भी ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म है, और जितना तुम्हारा फॉरेन यूनिवर्सिटी का फ़ी है वो पूरा आपको स्कॉलरशिप के ज़रिए मिल जाता है। और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है? उसका भी पेरेंट्स का इनकम है 8 लाख के नीचे चाहिए। जहाँ यूनिवर्सिटी का आपका एडमिशन हो गया है उसका एडमिशन का लेटर आपको I-20 आता है वो चाहिए, उसमें फ़ी वगैरह लिखा हुआ चाहिए। और दूसरा, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उसका ऑल वर्ल्ड रैंकिंग वो 200 के अंदर चाहिए। 200 से ज़्यादा आलतू फालतू कौन सी 300-400 रैंक की यूनिवर्सिटी होगी तो उसके लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 10 सीट्स राखी हुए, टफ कंपटीशन है। और PhD के लिए 10 सीट्स राखी हुए, तो सबके लिए मिलती है वो। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर वगैरह सबके लिए PG डिप्लोमा और PG के लिए 10 सीट्स और PhD के लिए 10 सीट्स है। और जितना तुम्हारा फ़ी है 1 करोड़ है, 60 लाख है, 80 लाख है, 100% वो स्कॉलरशिप डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू दी जाती है। उसके लिए भी उसका भी फ़ायदा हमारे मुस्लिम बच्चे ले सकते हैं। दूसरा एक है स्कॉलरशिप पंजाबराव देशमुख मेंटेनेंस अलाउंस। ये स्कॉलरशिप नहीं, कौन सी भी स्कॉलरशिप है तो इन एडिशन टू दैट आपको ये मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। कब? यदि आप घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं, किसी के साथ PG करके रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं ऐसा, तो वो उसके लिए भी सेम कंडीशंस है। कैप के थ्रू एडमिशन चाहिए, एडमिशन टू सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, और यू शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, और इनकम 8 लाख के नीचे चाहिए। और शेतकरी आदमी है तो उसका 5 एकड़ से ज़मीन कम चाहिए। यदि मजदूर है तो वो जो कामगार विभाग का मजदूर रजिस्ट्रेशन रहता है वो मजदूर रजिस्ट्रेशन का उसके पास कार्ड चाहिए। तो ये बॉम्बे और महानगर का जो एरिया है पनवेल तक किधर, तो वहाँ के लिए 30,000, और रीजनल हेड्स के लिए औरंगाबाद वगैरह उसके लिए 20,000, और ग्रामीण भाग के लिए 10,000। इतना ये मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। यदि आपको माइनॉरिटी मिलो, राजर्षि शाहू मिलो, कौन सी भी स्कॉलरशिप मिले, तो भी आपको अलग से ये पंजाबराव देशमुख मेंटेनेंस अलाउंस के लिए आपको अप्लाई करना है। ये आपको एडिशनल 10,000 20,000 इतना मेंटेनेंस अलाउंस मिल जाएगा। दूसरा, अभी लास्ट ईयर ही अपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने एक स्कीम चालू किया है। वो जो बच्चे गवर्नमेंट के माइनॉरिटी के जो हॉस्टल्स है, गर्ल्स हॉस्टल स्पेशली, अब बॉम्बे में आपको मालूम है पनवेल में अपना गर्ल्स हॉस्टल है, तो ऐसे जो लड़के लड़कियां माइनॉरिटी हॉस्टल में रहते हैं गवर्नमेंट हॉस्टल में, उनके लिए हर महीना 3,500 रुपये मेंटेनेंस अलाउंस ये भी दिया जाता है। उसके लिए भी आपको अलग से एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि 44 ITIs में माइनॉरिटी के लिए सेकंड शिफ्ट है, 15 पॉलीटेक्निक में माइनॉरिटी के लिए सेकंड शिफ्ट है, यानी उधर जगह माइनॉरिटी के लिए रिजर्व रखे गए हैं।
इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। बॉम्बे में अपना ये गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इधर ही बाजू को है। ठाना बांद्रा का जो पॉलिटेक्निक है, जळगाव पॉलिटेक्निक है, ऐसे बहुत सारे पॉलिटेक्निक से लिस्ट डायरेक्टर माइनॉरिटी MDD.gov.in पे भी दी है, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पे भी दी है। वो लिस्ट देखो और आप उसमें भी एडमिशन के अभी दिन चालू हो जाएंगे, उसका भी फ़ायदा ले लो। वैसे 44 ITIs भी है, उसकी भी यादी दी हुई है, उसमें भी आप एडमिशन का फ़ायदा ले लो। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट ITI में आपको एडमिशन लिया तो आपको माइनॉरिटी स्कॉलरशिप लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट की फ़ी 8,000 है। राजर्षि शाहू नहीं लेना है, क्योंकि राजर्षि शाहू लेंगे तो आपको सिर्फ 4,000 मिलेंगे, 50% ऑफ द फीस। लेकिन आपने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप लेंगे तो आपको पूरी 8,000 मिलेंगे। तो जिसकी फ़ी 50,000 से ज़्यादा है उसके लिए सिर्फ आप राजर्षि शाहू ले लो, अदरवाइज़ गवर्नमेंट की 25,000 स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। तो 40,000 भी है तो भी आप माइनॉरिटी को एप्लीकेशन करो, फिर आपको 25,000 मिलेंगे। राजर्षि शाहू करेंगे तो आपको 20,000 मिलेंगे। तो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू द कंपैरेटिव स्टडी एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू अप्लाई। अभी बहुत सारे कॉलेजेस में हमारे बच्चों को खड़ा नहीं करते, बोलते हैं यू आर एलिजिबल ओनली फॉर माइनॉरिटी। तो वहाँ आपने झगड़ा करना चाहिए, आई एम ए सिटीज़न ऑफ महाराष्ट्र, मैं राजर्षि शाहू के लिए भी एलिजिबल हूँ, तो वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भी वो स्कॉलरशिप का मैंने भरा है, मेरा एप्लीकेशन आप फॉरवर्ड करो। क्योंकि उधर से कोई भी रास्ते का आदमी भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता है। तो वो कन्फर्म सचमुच वो बच्चा उस कॉलेज में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ये उस कॉलेज ने फॉरवर्ड करे बगैर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हायर एजुकेशन को वो एप्लीकेशन वैलिड नहीं होता। इसके लिए कॉलेज के बच्चे ने भी एप्लीकेशन किया तो भी कॉलेज ने वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया क्या नहीं, ये हर बच्चे ने, हर पेरेंट ने कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। और वो आपको आपका एप्लीकेशन भरने के बाद ऑनलाइन हर बच्चे को, पेरेंट को ट्रैक करना ज़रूरी है। इसके लिए एक्चुअली मैं तो चाहती हूँ इनकलाब को कि तुम पेरेंट्स का भी एक वर्कशॉप रखो, स्पेशली माओं का, क्योंकि वो बराबर बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते रहती है कि तूने भरा क्या नहीं, एप्लीकेशन गया क्या नहीं, ये हुआ क्या नहीं। काफ़ी औरतें अभी पढ़ी लिखी भी है। एक बात खुशी की है कि हमारे ग्रेजुएशन का परसेंटेज हमारा लड़कियों में ज़्यादा है लड़कों से। कितने जगह तो माएँ ज़्यादा पढ़ी लिखी है पिताजी से, तो वो ये सब मॉनिटर करते रहेगी। तो इसके लिए उनको भी अपने को अवेयरनेस देना, नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा लेंगे। और जो माइनॉरिटी का, जो स्पेशली मुस्लिमों का एजुकेशन का जो परसेंटेज कम है, उसके लिए सरकार भी कोशिश कर रही है। तो सिर्फ सरकार कोशिश करके फ़ायदा नहीं, हम लोगों को भी कोशिश करना ज़रूरी है। सरकार हर एक के कान में जाके नहीं बोलेगी ये तुम्हारे लिए स्कीम है। हम सब लोगों की, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि सभी स्कीमों का फ़ायदा ले लो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके आगे बढ़ो। जब तक तुम पढ़ते नहीं तब तक तुम्हारी डेवलपमेंट नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, आपने तो पूरा मालूमात का पूरा ख़जाना खोल दिया माशाल्लाह। कुछ बातें थोड़ी सी और इसमें पूछनी है मुझको। जैसे अभी आपने बताया कि शाहू जी महाराज का और पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक और दूसरे बहुत सारे, तो क्या इसमें जितने बच्चे अप्लाई करेंगे सबको मिलेगा या कुछ ऐसा कुछ कोटा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोटा दिया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई कोटा नहीं है। जो बच्चा अप्लाई करेगा और जो एलिजिबल है उसने डॉक्यूमेंट्स बराबर से दिए, उसका कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय मेरिट मिलता है, वो है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों में भरो आप। मतलब स्टेट की तरफ से कोई लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं, जो बच्चा अप्लाई करेगा, एलिजिबल रहेगा, उसको सबको दिया जाता है स्कॉलरशिप। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट राजर्षि शाहू का क्या है, यदि आप 50% भी फीस भरोगे ना तो 50% उनको स्कॉलरशिप के थ्रू कॉलेज को चली जाती है। तो आप 50% में भी आपका फीस में आपका एडमिशन हो जाता है। गवर्नमेंट ने अभी 2 साल से ये प्रोविज़न कर दिए, ओनली 50% फीस भरो, 50% डायरेक्ट स्कॉलरशिप का उनको जाएगा। लेकिन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप ये बस कॉलेज को नहीं जाती, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली बच्चों के अकाउंट में जाती है। बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और पूछना था इसमें, इसे अभी आपने कहा था कि बच्चों का जॉइंट अकाउंट होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए। तो वो जो आधार होगा वो बच्चे का होगा या उसके पेरेंट्स का होगा? बच्चे का आधार होगा। बच्चे का आधार मीन्स माइनर जो प्री प्राइमरी की जो स्कॉलरशिप है ना, उसके लिए सिर्फ आपको पेरेंट के साथ जॉइंट अकाउंट, बाकी तो सब बच्चे मेजर है तो उनका सिंगल ही अकाउंट चाहिए, पेरेंट के साथ नहीं चाहिए, और वो आधार लिंक है बच्चे का चाहिए। हमारे साथ एक मेहमान और हैं जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं, साबिर अली साहब।
अभी हम बात कर रहे थे सरकारी स्कॉलरशिप्स की। सरकारी स्कॉलरशिप मैडम ने बताया कि बहुत आसान है हासिल करना, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बच्चे जानते हैं, तलबा जानते हैं, उनके पेरेंट्स भी जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता, उसमें बड़ी दुश्वारियाँ आती हैं। हासिल करते हैं बच्चे, लेकिन दुश्वारियाँ भी आती हैं। ऐसे में कुछ लोग प्राइवेट बैंकों की तरफ भी जाते हैं, गवर्नमेंट बैंकों की तरफ जाते हैं। मैं साबिर अली साहब से जानना चाहूँगा कि बैंक लोन से बड़ी घबराहट होती है लोगों को, लेकिन मतलब एजुकेशन लोन और ऐसे आम लोन में क्या फ़र्क है? जो सवाल है कि एक तो तालीम के लिए फ़ीस भरना और ऊपर से प्राइवेट बैंकों में जाके, पब्लिक सेक्टर बैंकों में जाकर लोन के लिए गुजारिश करना अपने आप में एक तकलीफ़ है। ऐसा नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बतौर हैसियत मैं नहीं कहना चाहता, बिकॉज यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल भारत सरकार की जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, सभी में irrespective of whether you are a minority और whether you are a general citizen, सभी के लिए एक समान फैसिलिटीज़ दी गई हैं, रेंज वाइज फैसिलिटीज़ दी गई हैं। आप स्किल डेवलपमेंट के लिए 10th पास करते हैं, कोई बच्चा ITI में जाना चाहता है, कोई बच्चा हुनर के लिए वॉलंटरी वोकेशनल कोर्सेज करना चाहता है, तो उसके लिए अप टू 2 लाख रुपीज़ तक की फैसिलिटी देती है बैंक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मार्जिन। 100% फ़ीस होती है, उसमें कोई मार्जिन लगते नहीं। भारत सरकार की जो मॉडल एजुकेशन स्कीम है, जो सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए एप्लीकेबल है, उसके तहत अप टू 4 लाख रुपीज़ तक आपको कोई मार्जिन देना नहीं होता, नील मार्जिन है, दैट इज़ 100% दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। अबव 4 लाख टू 7.5 लाख आपको सिर्फ 5% मार्जिन देना होता है। मसलन अगर 1 लाख फ़ीस है टोटल, तो 5,000 रुपये की मार्जिन लगती है, 95,000 बैंक प्रोवाइड करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि फ़ी का स्ट्रक्चर कैसा है आपका। सेमेस्टर वाइज है तो जो भी फ़ीस आएगी उसके 95% फ़ीस बैंक प्रोवाइड करती है, 5% फ़ीस पेरेंट्स पे करते हैं। 7.5 लाख रुपये तक आपको कोई मॉर्गेज या कोई सिक्योरिटी देनी नहीं होती है। जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स में माँ और बाप ये दोनों को गारंटर लिया जाता है। कई बार मसले ऐसे भी होते हैं, सिंगल मदर हैं, वहाँ पे सिंगल पेरेंट्स की भी गारंटर सिर्फ एक्सेप्ट होती है। हम अप्लाई करने के पहले हमारे मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं, मुझे मिलेगा नहीं। ये जो मेंटल रेजिस्टेंस है, ये मेंटल रेजिस्टेंस मेरे लिहाज से जो है आपको रोकता है, ना कि सिस्टम रोकता है। सिस्टम वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी फ्रैंक है। कई बार वी गो विद द रेजिस्टेंस माइंड कि मुझे तो मिलेगा नहीं लोन। रिक्वेस्ट है, पॉजिटिवली जाइए, अप्रोच करिए और आपके अपनी बैंक में जाइए, जहाँ पे भी हो। आपका अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में होगा, SBI में होगा, PNB में होगा। कई बार ये होता है कि आपका खाता तो है लेकिन आप कभी जाते नहीं, तो सडनली आप पहुँचते हैं, पता चला आपका खाता जो है, जैसे मैडम ने कहा कि जीरो बैलेंस है, पैसा उसके अंदर स्कॉलरशिप का आ गया, बच्चे गए और पैसे निकाल लिए, बोले अब तो मुझे नहीं जाना। ये जो तरीका है बैंक से रिलेशन रखने का, ये तरीका लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। आपका खाता बंद नहीं होता, आपका खाता डोरमेंट हो जाता है, इनऑपरेटिव हो जाता है, आपको फिर से KYC मांगा जाता है। गैर जानकारी के वजह से आपको ये लगता है कि बैंक मुझे तकलीफ़ दे रहा, बैंक मुझे परेशानी में रख रहा। ऐसा नहीं है। आप इनऑपरेटिव रखेंगे, अगर 1 साल तक अकाउंट इनऑपरेटिव है तो 1 साल से ज़्यादा तो बैंक दोबारा आपसे आपकी KYC अपडेट करता है कि आप लेके आइए। कई बार ये होता है 5 साल 10 साल के बाद, अगर प्री मैट्रिक में है, 10 साल का बच्चा है, 8 साल बाद आता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है, उसका चेहरा बदल जाता है, तो बैंक अपडेट करता है, परेशान नहीं करता। कोर्सेज बहुत सारे हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कोर्सेज यू वांट टू अंडरटेक। छोटे कोर्सेज हैं, हॉस्पिटैलिटी के हैं, होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं, होटल मैनेजमेंट्स के लिए हैं, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हैं, 4 लाख तक की फ़ीस लगती है। जैसे कि एक चीज़ सर ने कहा, सर लोन देते हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये तो भारत सरकार की फैसिलिटी है, तो इस पर तो मेरा हक है, मैंने तो गवर्नमेंट से कुछ लिया नहीं और मुझे देने का कोई अब ज़रूरत नहीं है, आई विल टेक इट, लेट इट गो। और ऐसा नहीं है, आप जो पैसे वापस देते हैं हमारी इंस्टीट्यूशन को, हम वही पैसे से रोटेट करके फिर से आपको लोन देते हैं। तो अगर हमारे
हम अपने हक से अगर आपको फैसिलिटी देते हैं तो आपका भी हक बनता है कि वो पैसा वापस करें। इंस्टीट्यूशन चलता उसी लिहाज से है, कोई चीज़ फ्री और चैरिटी नहीं है। बेसिकली नॉमिनल 3% में अगर मौलाना आज़ाद ट्रस्ट या कॉरपोरेशन अगर वो फैसिलिटी देता है तो आई उनसे in India you will not get this scheme, this facility at such a low rate, and that too at a simple rate of interest. No public sector bank normally will provide you this facility. No public sector bank in India provides such wonderful loan facility, and that too without margin. 100% they are providing. There is a cap to what Sir Corporation provides. As a public sector in Bank of Maharashtra, for an example, we are providing loans irrespective of any cap. डिपेंडिंग आपकी अगर प्रोफेशनल कोर्स है, आप बाहर जाना चाहते हैं स्पेशलाइज कोर्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में, आप डाटा एनालिटिक्स के लिए आप अब्रॉड जाते हैं, तो उसके कोर्सेज की फ़ीस 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक होती है। तो नेचुरली यू विल नॉट बी अप्रोचिंग कॉर्पोरेशन, यू विल बी अप्रोचिंग एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। आप वहाँ पे जाते हैं, बैंक्स प्रोवाइड आपको करती हैं। 7.5 लाख के ऊपर की अगर आपकी लोन अमाउंट है तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी होती है। कोलेटरल सिक्योरिटी मीन आपका रिहायशी मकान जो जिसमें आप रहते हैं जो कि ओन्ड है, या आप एफडी सिक्योरिटीज अगर आपकी रखी हुई हैं, या आपने कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी मिसाल के तौर पे एलआईसी है, एक एग्जांपल मैं कहूँ, जिसकी कोई सरेंडर वैल्यू निकलती है, आप वो दे सकते हैं, या आप ऑर्नामेंट्स दे सकते हैं। सवाल ये निकलेगा कि सर मेरे पास कुछ भी नहीं, आई हैव नन ऑफ दिस सिक्योरिटीज़, मेरे पास अपने नहीं है। पर नेचुरली जब आप इतने बड़े कोर्सेज के लिए जाते हैं तो देर इज़ ए सर्टेन एलिमेंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द कोर्स, क्योंकि यू हैव टू रिपे दैट अमाउंट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र और टू द बैंक। तो बैंक इसलिए लेती है, तो आपके ताल्लुकात में आपके रिश्तेदार हों या आपके दोस्त भी हों, उससे दी हुई सिक्योरिटी भी बैंक एक्सेप्ट करती है। इट इज़ नॉट बाइंडिंग कि मैं बतौर पेरेंट हूँ और मेरे बच्चे को तालीम चाहिए तो मुझे ही मेरे नाम की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो दैट इज़ वन ऑप्शन बीन गिवन, एनी रिलेटिव और एनी फ्रेंड कैन स्टैंड अप एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द चाइल्ड। वो ये कि वो कर उसके अंदर सकते हैं। दूसरी चीज़, बच्चा जहीन है, वो अगर समझो 12th में 90% लेके आया है, कई हैं बच्चे ऐसे, तो उनको 0.25 पैसे की फर्दर कंसेशन है, एडिशनल कंसेशन मिल जाता है। गर्ल चाइल्ड है तो हम उसे 50 पैसा यानी 0.5% का एडिशनल कंसेशन दे देते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में महासरस्वती आरडी स्कीम है। सरस्वती से बुनियाद है, तालीम से हम समझते हैं विद्या, गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो हमारी एक आरडी स्कीम है, जिन बच्चों का अगर उसमें स्कीम में अगर वो कंटिन्यूटी है, ऑपरेट कर रहे हैं, बैंक में अकाउंट्स खोल रहे हैं, और जब वो बच्चा 12th में जाता है तो ये अकाउंट होने के नाम पर उसे 0.25 पैसे की एडिशनल फैसिलिटी है। अगर कई हाउसिंग लोन बोरोवर्स ऐसे भी होते हैं जिनका हमारे साथ रिलेशनशिप है और उनके बच्चे बच्चियां अगर हमारे पास लोन लेने आते हैं तो सिर्फ वो हाउसिंग लोन कंटिन्यू किया हुआ है तो हम उससे एडिशनल 25 पैसे देते हैं। ये सारी फैसिलिटी लिंक्ड है, बिकॉज हम आपसे इंटरेस्ट तो ले ही रहे हैं, तो व्हेन यू आर रिपेइंग में इंटरेस्ट आई एम प्रोवाइडिंग यू कंसेशन। ये तरह का टू वे विन टू विन सिचुएशन होता है। बैंक ये सारी चीज़ें आपको देती है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IIT है, IIM है, अपने मुंबई में जमनालाल बजाज है, नरसिम्हा मोंजी है, VJTI है, ये सारे वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सारे इंस्टीट्यूट्स में अगर आपका दाखिला हो जाता है, इनकी फ़ीस ज़्यादा है, 30 लाख तक 35 लाख तक इनकी फ़ीस जाती है। तो ऐसे कोर्सेज के लिए हम कोलेटरल नहीं मांगते। ऑर्डिनरली कोई एक MBA के लिए आप अगर जाते हैं, दालमिया कॉलेज में गए या सुमैया कॉलेज में गए, तो यहाँ पे है अगर आपकी फ़ीस 10 लाख 12 लाख है तो वी डिमांड कोलेटरल। लेकिन अब जमनालाल बजाज, नरसिम्हा मोंजी, IIT, IIM में अगर आप जाते हैं तो इनकी फ़ीस 30 लाख की भी है तो वो कोलेटरल फ्री है। यहाँ पे सिर्फ माँ बाप की सिक्योरिटी एज ए गारंटर, सिर्फ उतना ही चलता है, उतने में काम हो जाता है। नो कोलेटरल इज़ रिक्वायर्ड। सेकेंडली, जो आप कोर्स जब आपका ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर आपको जॉब लग गई
ठीक है, तो आपका रिपेमेंट स्टार्ट। अगर जॉब नहीं लगी तो वी गिव यू मोरेटोरियम ऑफ 1 ईयर। 1 साल तक आप तालीम के बाद अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए तलाश करें। 1 साल के बाद आपकी ईएमआई स्टार्ट होती है। ईएमआई 15 साल तक चलती है। कोर्स ख़त्म होने के बाद से 6 महीना या मैक्सिमम 1 ईयर। समझो इंजीनियरिंग समझो 4 साल है तो 1 साल ये 5 साल हो गए। 5 साल के बाद नेक्स्ट 15 ईयर्स में उसको रिपे करना है। ये है पूरा शेड्यूल। कई प्रोफेशनल कोर्स ऐसे हैं या स्पेशलाइज्ड कोर्स ऐसे हैं जो कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और इमीडिएटली जो उसकी ईएमआई आती है, शायद आपके इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में उतनी आपको सैलरी नहीं मिलती, तो आप ईएमआई दे नहीं सकते क्योंकि आपको रहना भी है, आपको अपना भी खर्चा मेंटेन करना है और बैंक को रिपे करना है। तो ऐसे में बैंक में टेलीस्कोपिंग करके कंसेप्ट है। टेलीस्कोपिंग में जैसे हम लोग दूरबीन से एडजस्ट करते हैं, है ना, डिस्टेंसिंग का, बिल्कुल वो कंसेप्ट के तहत स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 इयर्स 3 इयर्स ईएमआई बहुत ही मार्जिनल रहेगी। जैसे जैसे आप 3-4 साल में आपकी प्लेसमेंट मजबूत हो जाती है, आपको ग्रोथ और सब्सिक्वेंट एनहांसमेंट इन सैलरी मिलता है, तो आपकी ईएमआई ग्रेजुअली इंक्रीमेंटल लेवल पे हम बढ़ाते जाते हैं, सो दैट यू रिपे with your increasing capacity to return the EMI to the bank। इस तरीके से ये टेलीस्कोपिंग कंसेप्ट बैंक में है, ऑल बैंकों में है, नॉट ओनली इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों में ये फैसिलिटी रखी गई है। कई बार ये भी पाया जाता है, हम लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो शायद आप ATKT का भी कंसेप्ट है, अलाउड टू किड टर्म। तो कई बार बच्चे एजुकेशन लोन लेते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, उनका कोर्स कंप्लीशन पीरियड जो है वो लेट होता है ना। तो ऐसे में क्या करें, वेदर कॉलेज विल फाइनेंस देम और नॉट, कॉलेज फाइनेंसेस देम। 2 साल का मैक्सिमम हम उनको टेन्योर कंसीडर करते हैं। अगर आपकी तालीम में आपके कोर्स कंप्लीशन में अगर समझो डिले हो रहा है तो मैक्सिमम 2 इयर्स वी कंसीडर एक्सटेंडिंग देयर ड्यूरेशन एंड वी विल कंटिन्यू टू पे द फीस इवन फॉर द सब्सिक्वेंट 2 इयर्स। ये सारी फैसिलिटीज़ दी हुई है, जैसे कि मौलाना आज़ाद कॉर्पोरेशन में भी है। देयर हैज़ टू बी ए कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड टू पे। अगर आप पे नहीं करते हैं तो नेचुरली पीनल इंटरेस्ट लगता है। पर एक बेनिफिट यहाँ पर भी है, जैसा कि सर के यहाँ पर भी है, आप अगर अपने कोर्स ख़त्म होने के पहले टेन्योर में, यानी इंजीनियरिंग आप मिसाल के तौर पर करते हैं 1st 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर, तो अगर एक कोर्स के दौरान जो भी इंटरेस्ट लगता है आपकी फ़ीस के ऊपर, 1st ईयर की फ़ीस अगर आपने 1 लाख भर दी, अगर आप उसका इंटरेस्ट रिपे करते हैं रेगुलरली तो 1% कंसेशन इन सिंपल इंटरेस्ट इज़ गिवन, आपको 1% की छूट मिल जाती है। अगर वो आप फैसिलिटी नहीं अडॉप्ट करते हैं तो 4 साल की जो फ़ीस आपकी जो क्यूमुलेटिव होती है, 4 साल वो कैपिटलाइज होकर फिर ईएमआई आपकी नहीं बनती है। 4 साल के आपके प्रिंसिपल अमाउंट प्लस समझिए 50,000 रुपया अगर उसके ऊपर ब्याज लग गया तो 4.5 लाख के ऊपर 15 साल के टेन्योर में आपकी ईएमआई रीसेट होती है। तो दैट इज़ हाउ इट ऑल फंक्शंस। जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, कोई भी आप स्कीम लीजिए, वेदर यू अवेल माइनॉरिटी स्कीम्स और एनी अदर, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इज़ देयर। फर्स्ट 10 लाख रुपए तक के जो भी ब्याज लगता है, वो जो भी इंटरेस्ट उस पर अप्लाई होता है, फर्स्ट 10 लाख तक का वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिपे करती है। एवरी ईयर मार्च में आपको बैंक में जाकर वो स्कीम के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है एंड यू कैन अवेल। अगर किसी ने 50 लाख का लोन लिया है तो पहले 10 लाख का इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाता है। ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर भी है। सेकेंडली, हमारे बैंक में ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स आर ऑनलाइन। आप ऑनलाइन जाकर आप अप्लाई करिए, प्रोसेस वेरी सिंपल है। ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, देन इट इज़ डायरेक्टेड टू द कंसर्न ब्रांच। बट बीइंग ए पब्लिक सेक्टर बैंक, आई won't say it very openly, you have to approach the particular branch that you have applied it. Ordinarily, with so much of rush are there, at times one do not access whether the application has come or not. One thing which central government has done, Vidya Lakshmi portal is there.
ना कोई भी आप एजुकेशन लोन लेंगे तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अप्लाई किए बगैर आपका एजुकेशन लोन नहीं हो सकता. दैट इज़ मैंडेटरी. That is mandatory, it is binding. And nobody can reject education loan application filed in Vidya Lakshmi portal unless and until there is eligibility criteria issue that वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, या कई ऐसे कोर्सेस हैं जो अप्लीकेबल नहीं है फॉर लोन, है ना. जैसे आप एग्जांपल के तौर पे सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, पार्ट टाइम कोर्सेस हैं, आपने अप्लाई कर दिया कि नहीं मुझे करना है, तो ये अगर कोर्सेस एलिजिबल नहीं है तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे देन वी रिमार्क दैट यू आर नॉट एलिजिबल. बट जस्ट बिकॉज ए चाइल्ड वांट टू अवेल एन एजुकेशनल लोन फॉर फर्दर स्टडीज़, उसके नंबर कम हो, ये क्राइटेरिया ऑफ रिजेक्शन नहीं है. मेरिट मीन्स नॉट डैट कि 75, 80 और 90% वाला लड़का ही मेरिटोरियस होता है, ऐसा नहीं है. बच्चों के जहन और इच्छा शक्ति कभी भी आ सकती है. इवन ए 35% होल्डर टुमारो इफ़ ही फील्स कि नहीं मुझे अब पढ़ना है और उसमें वो जिज्ञासा आती है तो उसको आप मना नहीं कर सकते. देयर इज़ नो बेंचमार्क टू रिजेक्ट एन एजुकेशन लोन सिंपली बिकॉज ही इज़ हैविंग परसेंटेज लेस देन 50. दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया. बट देन दैट द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड हैड टू कन्विंस द लेंडर और द बैंक कि ये वाकई पढ़ना चाहता है. Any application cannot be rejected by branch level. It has to be recommended for approval to zonal office for any public sector bank. ऐसे कोई रिटर्न नहीं कर सकता unless कि वो जायज़ ना हो. कोलेटरल जो सिक्योरिटी लेते हैं हम लोग बैंक में वो सरफेसी एनेबल्ड होती है. अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टीज़ या गुंठेवारी वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या जैसे चॉल्स वगैरह टाइप की हो गई, अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हो गई, इसको बैंक एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी में नहीं लेता है. तो ये सारी चीज़ें हैं. बाहर के कोर्सेज में जो आप अप्लाई करते हैं यूके यूएस में, सो दे हैव टू बी एक्रेडिटेड. देयर इज़ अ वेबसाइट WEBD वेबसाइट इज़ देयर. वर्ल्ड डाटाबेस फॉर हायर एजुकेशन वेबसाइट है. उस वेबसाइट पे जाके बैंक वो कॉलेज देखती है, वो यूनिवर्सिटी देखती है कि वेदर इट इज़ लिस्टेड और नॉट. अगर उसमें लिस्टेड है तो हम वो कॉलेज के कोर्सेज़ को हम फंडिंग करते हैं. फंडिंग में हम उनका रेसिडेंस इंक्लूडिंग योर एयर ट्रैवल टिकट, उनका हॉस्टल, खाना पानी, लाइब्रेरी, एवरीथिंग इज़ कवर्ड. और जो एक्सपेंस आता है अलॉन्ग विद दैट प्लस ट्यूशन फ़ी, टोटल एक्सपेंस का 15% वी कंसिडर एट मार्जिन. Rest everything is funded by the bank. It is not that only tuition fee we are funding, all. बाहर जो फीस दी जाती है वो फीस either in pounds और येन और यूरो और इन डॉलर्स दिया जाता है. पर लोन जो इंडिया में दिया जाता है वो लोन हम लोग देते हैं रुपये में. तो एट द टाइम ऑफ सैंक्शन जो भी सेलिंग रेट डॉलर का या पाउंड्स का होता है हम उसी के बेसिस पे कन्वर्ट करके हम लोन का अमाउंट डिफाइन करते हैं. नॉर्मली हम थोड़ा ±5% का वेरिएशन रहता है क्योंकि डॉलर वेरिएशन होता ही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. आज अगर हमने एडमिशन लिया तो आज की एलिजिबिलिटी हो सकता है 4 साल बाद डॉलर का भाव बढ़ जाए, तो स्टूडेंट्स के लिए तकलीफ़ हो जाती है क्योंकि उसको उतना पैसा मिलता नहीं सब्सिक्वेंटली. सो वी कीप एडिशनल मार्जिन वाइल कैलकुलेटिंग दैट रेट. तो ये सब चीज़ें ध्यान देना होता है. मेरी तो आप सबसे गुजारिश है कि सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट थिंग बिफोर you tell your child to go for higher education. एज ए पेरेंट वो आप सबसे बड़े रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के लिए. तो आप बच्चों को प्रेशर करना कि नहीं तुम्हें कुछ ना मिले, इससे बेहतर है कि पहले अपने अंदर एज ए पेरेंट वो जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है. वी नीड टू बी सेल्फ अवेयर अबाउट द स्कीम्स, अबाउट द फैसिलिटीज़ दैट आर अवेलेबल, और पॉजिटिवनेस के साथ चाइल्ड के साथ जाएं खुद, रादर देन लिविंग द चाइल्ड एंड टेलिंग देम कि नहीं तुम जाओ कॉलेज में. साथ जाना बहुत ज़रूरी है. और जब तक आपको वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप बच्चे को आप मोटिवेट और एनकरेज नहीं कर सकते. क्योंकि गुर्बत
का माहौल तो नो डाउट है ही है. एंड वी नॉर्मली स्टार्ट विद ए माइंड ऑफ रिजेक्शन कि ये चीज़ें नहीं मिल सकते. ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ सो ओपन. I am myself an example. I have come to a banking role right now, where I see that things are really available to all, whether you come from whatever strata of the society, आप कोई भी background से हैं. As a public sector, we are transparent. We are open to all. And in Mumbai North and Mumbai South, we have nearly 100 branches. I am responsible for Mumbai North from Bandra to Daisar, and from central side from Sain to Mulund. And Mumbai South takes care of our present Mumbai City, जो हमारा जो शहर है, Mumbai City District. तो ये एक अलग जोन है. और वेल सेटल्ड आप सभी लोगों का वंडरफुल सपोर्ट है. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, any requirement of housing loan for your child, or maybe some of you are NGOs and you are working for them, you can approach Bank of Maharashtra very well. We are there to support you. बहुत शुक्रिया साबिर साहब, आपने काफ़ी अच्छी मालूमात दी हमको. मैं इस तरफ से एक सवाल और करना चाहूँगा. जैसे कि अभी आपने बताया था कि कुछ लोन अगर बहुत हाई रहता है तो उसका EMI बहुत ज़्यादा आता है और इतनी पेमेंट नहीं होती वो अदा कर सकें. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोन अमाउंट कम है और कुछ लोग उसको जल्दी पे करना चाहते हैं, 15 साल के बजाय उसको 5 साल पे करना चाहते हैं, तो उसका उनको बेनिफिट क्या मिलेगा? पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप जल्दी पे करना चाहते हैं आपको कोई पेनल्टी नहीं है. देयर इज़ नो प्री पेमेंट पेनल्टी. 15 साल मैक्सिमम टेन्योर आपको दिया गया है. लेकिन अगर मसलन अगर आपके पास बोनस के तौर पे कुछ पैसे एडवांस आ गए, आप पे कर दीजिए. जब आप पे करते हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में उतना पैसा माइनस हो जाता है. वो डेली फ्लोटिंग रेट पे ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है. अगर आज आपका आउटस्टैंडिंग 5 लाख है और आप आज 1 लाख रुपये भरते हैं तो कल से आपका जो ब्याज लगेगा वो 4 लाख पे लगेगा, ना कि 5 लाख पे लगेगा. तो एक तो ये है कि कोई आपको बंदिश नहीं है कि नहीं आपको 15 साल ही भरना है और आप इतनी EMI भर सकते हैं. तो दैट इज़ द बेनिफिट. नो पेनल्टी एंड नो एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज फॉर प्री पेमेंट. लालवी साहब, आपके यहाँ भी ये सिस्टम है इस तरह का कि मतलब पेमेंट हम पहले से कर सकते हैं, मतलब EMI बढ़ा कर दे सकते हैं? हमारे पास पेमेंट प्री पेमेंट करने का ऑप्शंस है. आप जब भी पेमेंट भरेंगे, इवन इनफैक्ट बैंकिंग का जो इंटरेस्ट रिकवरी का सिस्टम है वो और हमारा बहुत डिफरेंट है. एक तो इंटरेस्ट रेट 3% है. सर ने जैसा बताया कि वो सिंपल इंटरेस्ट रेट है. मतलब यूजुअली बैंक में जब इंटरेस्ट के कैलकुलेशन होते हैं तो वो जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ है 6%, 7% या अदर टर्म्स पे, वो एवरी डे बेसिस पे रहता है. मतलब आपने एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 1 महीने के बाद जब वो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो आपके प्रिंसिपल में ऐड होगा, वो प्रिंसिपल कंसिडर होकर नेक्स्ट डे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा. दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट जो फार्मूला है वो. लेकिन हमारे पास हम सिंपल इंटरेस्ट में लेते हैं बात को. आपका एक सिंगल ही क्वेश्चन था जिसका आंसर स्ट्रेट वे ऐसा है कि आप जब भी बंद करेंगे द सेम डे आपका इंटरेस्ट रिकवर करना स्टॉप करेगा. और बैंकिंग से हमारा ये डिफरेंस है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, बैंक का यूजुअली कंपाउंड इंटरेस्ट है. बैंकिंग वाले बैंकिंग का ही बिजनेस करते हैं. हमारा बैंकिंग का बिजनेस करना ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है. हमारा ऑब्जेक्टिव है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को लोअर इंटरेस्ट रेट में फाइनेंशियल असिस्टेंट अवेलेबल करना. तो ये वेलफेयर का स्कीम है और बैंकिंग का सेक्टर का फील्ड है. मैं अपने इस सिलसिले का आखिरी सवाल करना चाहूँगा दोनों साहब से. वो सवाल ये है कि बसा औकात ऐसा होता है कि जो फीस स्ट्रक्चर होता है उससे कहीं कुछ ज़्यादा पे करना पड़ता है बाज़ जगहों पर. जैसे कोई स्टूडेंट B.Ed करना चाह रहा है और वो B.Ed गवर्नमेंट इदारे से नहीं हो रहा है, प्राइवेट इदारे से हो रहा है. वहाँ की फ़ीस जो फ़ीस की रिसिप्ट उसको मिल रही है वो 25,000 की है या 45,000 की है, लेकिन उसको पे करना है 1.5 लाख रुपया. तो क्या आप लोग मतलब उसमें लोन अमाउंट उसको बढ़ा कर दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा? कॉलेज के जो टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पे लोन दिया जाता है, ना कि ट्यूशन फीस पे लोन दिया जाता है. तो अगर 1.5 लाख रुपये उस बच्चे का टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है जिसके अंदर ट्यूशन फी 50,000 है, तो उसमें उसकी लेबोरेटरी फीस आ जाती है, उसके अंदर उनका लैपटॉप फीस भी आ जाता है, उसके अंदर उसे एक्सकर्शंस के लिए जाते हैं या कुछ एडिशनल टेक्निकल चीज़ें जो वो एंटिसिपेट करते हैं कि इस कोर्स का हिस्सा है. तो
तो ये सारी चीज़ें वो कॉलेज जोड़ कर देती है, और जब हम फाइनेंस करते हैं तो हम सिर्फ ट्यूशन फीस को कंसीडर नहीं करते। नहीं साबिर साहब, हमारे यहाँ जो होता है उसमें उसकी फीस की रिसिप्ट भी नहीं दी जाती, वो एक तरह से डोनेशन के नाम पर कुछ इस तरह से लिया जाता है। तो क्या उस तरह कोई सिस्टम अपने यहाँ है या नहीं? नहीं, जहाँ तक डोनेशन की बात है, जो विच इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर, कोई भी बैंक डोनेशन और अनअकाउंटेड अमाउंट ऑफ फी विच इज़ पार्ट ऑफ द एडमिशन, वो उसको बैंक्स कंसीडर नहीं करती। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था। तो ये तो मतलब मैं समझता हूँ आपके यहाँ भी इसी तरह का सिस्टम होगा। सर के पास तो बैंकिंग सेक्टर में जो उनके पास ऑप्शंस है उसमें बहुत सारी चीज़ें वो कवर करते हैं। जैसा उन्होंने बताया कि फॉरेन में अगर भी कोई स्टूडेंट पढ़ाई के लिए जा रहा है तो उसका आने जाने का खर्चा भी वो लोग स्पॉन्सर करते, मतलब उस अमाउंट को भी लोन करते हैं। लेकिन बीइंग चैरिटी टाइप वर्क, हमने कुछ चीज़ों को लिमिट किया है, और रीज़न ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो अगर भी कोई बच्चे ने कॉलेज का फ़ीस सबमिट किया है और उसके फ़ीस के स्ट्रक्चर में बहुत सारे हेड्स है, जैसे कि हम सिर्फ ट्यूशन फ़ीस को स्पॉन्सर करते हैं या उसी के लिए लोन देते हैं, उसकी मेस, उसके जूते, उसका रहने का खर्च, अदर चीज़ें उसको कवर नहीं करते। मैक्सिमम 2-3 हेड कवर किया है जो एसेंशियल है, जैसे कि ट्यूशन फीस एसेंशियल है। कहीं जगह पे अगर भी बच्चा बाहर से आ रहा है तो उसका मेस और रहने का थोड़ा सा खर्चा, उसको एक थोड़ा सा फंडिंग करने का कोशिश करते हैं, और मिनिमम हेड लेते हैं, ज़्यादातर नहीं। और उसका क्लियर कट रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाए। अनलिमिटेड फंडिंग नहीं है हमारे पास, लिमिटेड फंडिंग है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे, इसलिए थोड़ा सा कम ही डिस्बर्समेंट किया जाता है। मतलब 7.5 लाख का लिमिट है, कोई अगर भी बच्चे मेडिकल को उसको 10 लाख लग रहे हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि तुम थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, हम थोड़ा देते हैं, जो बचा के हम दूसरे इसको भी दें। मौलाना आज़ाद की तरह एक नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इनके भी स्कीम्स है, जिसमें पढ़ो परदेश वाला स्कीम भी है, जिसका लिमिट 20 लाख तक का लोन फंडिंग कर सकते हैं, सेम 3% इंटरेस्ट रेट में, तो उसके लिए भी जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने थोड़े से एक इनकम के क्राइटेरिया जो है वो ज़्यादा मोस्टली जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है एजुकेशनल लोन के लिए, वो गरीब लोगों के लिए है, और ऐसा एक जिसको गाइडलाइंस बोलते हैं, तो वो गाइडलाइंस में क्या लिखा है कि गाइडलाइंस में मैक्सिमम आप जो ये इंस्टीट्यूशन बनाए गवर्नमेंट ने, उसमें ये कहा गया है कि आप कोशिश ये करो, इंश्योर ये करो कि जो सबसे नीचे का तबका है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले, रादर देन उसका अमीर लोग फ़ायदा लें। तो वो कोशिश है, और जो लो इनकम वाले हैं उनको कम इंटरेस्ट से दिया जाता है, फीमेल को कम इंटरेस्ट से दिया जाता है। अगर भी स्टूडेंट भी है, मेल स्टूडेंट है और फीमेल स्टूडेंट है, उसमें भी 1% के इंटरेस्ट का डिफरेंस रखा गया है। गरीब और अमीर में भी 1% का इंटरेस्ट का डिफरेंस रखा गया है। 2 क्रेडिट लाइन बनाए हैं, एक क्रेडिट लाइन जो एकदम ही बहुत ही नीचे का तबका है जिसको क्रेडिट लाइन 1 बोला है, जिसका सालाना इनकम 80,000 से कम है रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में अगर भी 120 लाख है पर ईयर, तो उसको क्रेडिट लाइन 1 में बोला है। और क्रेडिट लाइन सेकंड 8 लाख तक लेके गया है। तो 8 लाख वालों को भी थोड़ा सा अमीर माना है, और उनके लिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। जैसे कि कभी भी पर्टिकुलरली ये जो कैटेगरी है, ये लोन के सैंक्शन में तो रखा है, लेकिन बिजनेस लोन है, माइक्रो फाइनेंस लोन है, ये भी मौलाना आज़ाद देता है माइनॉरिटीज़ के लिए। तो इन लोन में क्या किया है कि 5% से अगर भी दे रहा है, 3% से अगर भी क्रेडिट लाइन वालों को दे रहा है, तो 4% से क्रेडिट लाइन 2 वाले को है, हायर इनकम ग्रुप को है। इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा है, 1% का 2% डिफरेंस रखा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, स्पेशली इन केस ऑफ जर्मनी। जब आप कोई भी जर्मन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हैं, स्पेशली इन टेक्निकल, और जर्मनी की ख़ास बात यह है कि वहाँ की सारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली फ़ीस नहीं है, इट इज़ निल। बट व्हाट दे डू, दे टेक अ लमसम सिक्योरिटी डिपॉजिट, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख लेते हैं। Now this is a practical difficulty wherein a student gets admission in Germany, but there is no fee, but you have to pay a security deposit. So considering these practical constraints, I am talking of my bank, we are providing them that security deposit as a loan, and that is landmark to that particular college. So once the course get over, that security deposit is refunded back to the student. तो ये फीस नहीं है, बट दैट इज़ द ओनली अल्टरनेटिव फंक्शनल इन जर्मनी। तो हम वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को लोन में कंसीडर कर देते हैं, वो एक एक्सेप्शन है। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज हर एक कंट्री का अलग कंसेप्ट ऑफ पेइंग द लोन है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप डॉक्टर भी कर रहे हैं अभी,
तो उसी सिलसिले से एक साल मेरे जहन में आई बात कि डॉक्टरेट करते वक्त भी बहुत अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें भी फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है, मतलब जो फीस में नहीं होता लेकिन पैसे बहुत लगते हैं, तो उसके लिए क्या सिस्टम है? डॉक्टरेट के लिए भी एजुकेशन लोन की प्रोविज़न है, बिल्कुल वही है। जैसे कि मैंने कहा कि वी कवर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन नॉट द ट्यूशन फीस। तो जो भी डॉक्टरेट के लिए जो फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशली आई एम डूइंग फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, सो दे हैव अ specific fee structure. If you are passing out from the university, doing it, getting admission from the university, fee structure is government fee. अगर आप अल्लाना से हैं तो नेचुरली दे आर एन इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर, तो उनकी फ़ीस ज़्यादा है। तो जो भी उनका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है प्लस अदर एंसिलरी कॉस्ट होते हैं, वी कंसीडर दैट एज पार्ट ऑफ फीस, और वो हम डिक्लेरेशन बेसिस पे ले लेते हैं कि ये हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, और फिर उसी को ऊपर हम मार्जिन डिसाइड करते हैं कि 15% मार्जिन विल बी पेड बाय द स्टूडेंट एंड बैलेंस बाय द बैंक। स्कॉलरशिप जो भी आपको मिलती है, चाहे वो इन एनी फॉर्म फ्रॉम गवर्नमेंट और इवन फ्रॉम कॉलेज और फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, तो वो स्कॉलरशिप अमाउंट को हम मार्जिन में कंसीडर कर लेते हैं। दैट इज़ अ वेरी डिस्टिंक्टिव थिंग। कई बार स्टूडेंट के पास मार्जिन नहीं होता है फ़ीस पे करने के लिए, लेकिन उसे ये पता होता है कि इस कॉलेज में अगर मेरा एडमिशन हो गया है, देन दैट पर्टिकुलर कॉलेज से आफ्टर 6 years in writing they give us कि you will be getting a scholarship of say $5,000. So we consider that $5,000 just for namesake I am sharing as a margin. तो टेक्निकली उसका एजुकेशन विदाउट एनी फंडिंग फ्रॉम द स्टूडेंट साइड हो जाता है completely. Scholarship amount is considered as margin by the bank. बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मालूमात का पूरा ख़जाना खोला है माशाल्लाह। मैं अपने यहाँ सामीन से अगर इसमें से कोई कुछ सवाल करना चाहता है तो बराह करम बताए। एक स्टूडेंट को एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी जी, अगर वो स्कॉलरशिप पूरी नहीं पढ़ रही है, अगर फादर भी चाहे लेना तो स्कॉलरशिप दी जाती है तालीम के लिए, ये भी इल्म के तालीम लिए, हाँ। और फादर को जो है बेसिकली अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो इट इज़ ओनली टू असिस्ट द चाइल्ड, नॉट टू फाइनेंस द नीड्स ऑफ द फादर, है ना। आपके लिए एज ए पेरेंट या एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत सारी बिजनेस ड्रिवन स्कीम्स हैं। जैसे आपने डीबीटी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्कीम इज़ देयर, मुद्रा स्कीम इज़ देयर, किशोर स्कीम इज़ देयर, शिशु स्कीम इज़ देयर, Tarun scheme is there. So many business-driven schemes are there, wherein you can avail a loan for funding your income generation. But naturally, loan का दो लुकआउट है, एक तो कंजम्पशन है और एक प्रोडक्शन बेस्ड है। तो एजुकेशन बेसिकली कंजम्पशन बेस्ड है, आपको देना ही देना है ना। अब मैं अगर आपको लोन दे दूं जो कि ज़रूरत बेटे की है, तो आप क्या करोगे? आपको लोन चाहिए तो आप बिजनेस के लिए लीजिए, जिससे कि आप उससे जरिया आमदनी पैदा करके आप अपने बच्चे पर खर्च कर सकें, है ना। लेकिन बच्चे की ज़रूरत को नाम पर आपको लोन नहीं दे सकते, आप अपनी ज़रूरत के लिए मांगिए। मौलाना आज़ाद से मेरा एक सवाल ये है कि सर आपने एक चीज़ भी बताई कि बिज़नेस लोन भी प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स के लिए। जी हाँ, तो अभी जी हाँ। जो मेरे कलीग्स का जो क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ कि ये इसमें पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सर, जैसे अभी आपने एक चीज़ बताई कि इसमें हम लोग कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर के अलावा, जैसे हॉस्टल फ़ीस है, मेस फ़ीस है, ट्रांसपोर्टेशन फीसेस है, तो क्या मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन में ये चीज़ें कंप्लीट की जाती हैं? मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है। आपका जो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास एजुकेशन लोन के अलावा 2 और लोन है, जिसमें से आपका जो नीड है वो पहले लोन में कंप्लीट होता है, जिसका नाम टर्म लोन है। टर्म लोन क्या चीज़ है, जिसको मराठी में मुद्दत कर्ज भी बोलते हैं, मुद्दत कर्ज। अब ये लोन जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी में के कोई गरीब आदमी अपना बिज़नेस करना चाहता है, छोटा मोटा बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस के लिए नहीं, लेकिन छोटा मोटा बिज़नेस 5 लाख में एक, अगर भी वो कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बिज़नेस करना चाहता है, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ बिज़नेस करना चाहता है, या कोई भी उसके चॉइस का बिज़नेस, टेलर का दुकान डालना चाहता है, पेंटर का दुकान डालना चाहता है, उसके लिए उसको कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प 5 लाख तक मौलाना आज़ाद कर सकता है। कंसेशन रेट में है, इसका इंटरेस्ट रेट 3% नहीं है, इसका इंटरेस्ट रेट 6% है। इसके लिए भी
सारे कंडीशंस देखे जाते हैं। पहले तो वो जो मैंडेटरी कंडीशन है 4 माइनॉरिटी में का रहना चाहिए, महाराष्ट्र का रहना चाहिए, इनकम के क्राइटेरिया में बैठना चाहिए। अब इसमें एजुकेशन लोन के सर्टिफिकेट मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बजाय आपका बिजनेस का प्रोफाइल देखा जाएगा, आप सच में वो काम करने वाले हो कि नहीं, इतना इंश्योर करके आपको दिया जाता। मेन ऑब्जेक्टिव ही मौलाना आज़ाद का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये रखा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में के लोगों का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। वो सिर्फ एजुकेशन फीस देने से या एजुकेशन लोन देने से तो नहीं होगा, इसलिए इसमें 3 लोन डिज़ाइन किए हैं। इसके अलावा भी कोई कस्टमाइज लोन या पॉलिसीज़ मौलाना आज़ाद डिज़ाइन कर सकता है, लेकिन अभी ये 3 ही हमको इम्प्लीमेंटेशन करने हैं शुरू में, जिसमें एजुकेशन लोन है जो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, टर्म लोन माइक्रो फाइनेंस हमको और बढ़ाना है। लास्ट 2-3 साल से टर्म लोन हम डिसबर्समेंट नहीं दे पाए, और इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि जैसा बैंकिंग के पास एक पूरा सेटअप है सारा रिकवरी करने का, और उनका एक तरीका है, वो हमको लोन तो देना है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मौलाना आज़ाद का लोन मतलब कोई ग्रांट बोल के लेता है या उसको एक स्कॉलरशिप बोल के लेता है, तो वो ऐसा नहीं है, ये आपको रिटर्न करना है। और उसके साथ ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल रिटर्न करना है, विथ इंटरेस्ट रिटर्न करना है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रिटर्न करना है। देते टाइम में भी हम आपको ऐसे ही उठा के 5 लाख रुपए नहीं देने वाले। बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे तो सर ने बताया कि 7.5 लाख रुपए तक वो केवल कोई कोलैटरल गारंटी नहीं ले रहे हैं। आप एप्लीकेशन करो, आपका सारा जो डिटेल्स है वो लेंगे और आपके क्रेडेंशियल पे आपको दे देंगे लोन। आई एम राइट सर? लेकिन आफ्टर 7.5 हम तो 7.5 के आपको 1 लाख भी दे रहे हैं ना तो गारंटी ले रहे हैं। तो आपको जब 5 लाख रुपए का था मार्केट लोन देंगे तो वो 5 लाख रुपए का लोन 6% इंटरेस्ट रेट से ज़रूर रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको आपकी प्रॉपर्टी, घर, ज़मीन मॉर्गेज करनी पड़ेगी। इसमें तो ये टर्म लोन में गवर्नमेंट सर्वेंट को भी हम नहीं मानते, और वो जो थर्ड वाला एक गारंटर रखा था कि जिसका 3 साल का रिटर्न है वो भी नहीं है। आपको प्रॉपर्टी ही मॉर्गेज करनी है तब भी आपको लोन मिलेगा, ऐसा क्राइटेरिया है और देते हैं बिल्कुल। उसके लिए आप सिंपली 3 ही कंडीशंस है, आप माइनॉरिटी में के रहना चाहिए, आप महाराष्ट्र के रहना चाहिए और आपका इनकम 8 लाख से कम रहना चाहिए। हाँ, फीस स्ट्रक्चर में ट्यूशन फीस छोड़ के बाकी के फीस लेते हैं क्या? तो ट्यूशन फीस प्रेफरेबली कवर करते हैं, उसके अलावा भी मेस का फीस और उसके रहने का फीस, ये फीस को भी दिया जाता है। कंसिडरेशन तो वो 7.5 लाख का जो लिमिट है उसके बाहर ना जाए, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट का थोड़ा सा फीस ही ज़्यादा रहता है बेसिकली। अब छोटा मोटा कोर्स है जैसे कि BSc IT है तो उसका फ़ीस कम रहता है, ट्यूशन फीस और बाकी के फीस रहते हैं। लेकिन कई बार जो कॉलेज से बच्चे फीस का स्ट्रक्चर का फॉर्मेट लेके आते हैं उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी इंक्लूड कर देते हैं। उसके पास के कुछ चीज़ें अदर जो कोर्सेस है वो भी कर लेते हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेस है। मैं कॉलेज में तो हूँ BSc IT के, उसके साथ वो कॉलेज में मैं एडिशनल ये भी कोर्स कर रहा हूँ, उसकी इतनी फ़ीस है, तो वो फीस हम नहीं कवर करते। बेसिक कोर्स और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसा कि उसका मेस का खर्च भी, अब मेस का खर्च भी हम तब देते हैं जब बच्चा वो उसके ओरिजिनल एड्रेस से दूसरे जगह पर रहता है। तो थोड़ा सा इंश्योर, और ये करने का रीज़न ये है कि फंडिंग लिमिटेड है और एप्लीकेशन ज़्यादा है तो सब तक पहुंचना चाहिए। ज़्यादा होता तो और आगे से भी ज़्यादा इन फ्यूचर में आता है तो ये भी दे सकते हैं। अब ज़्यादा आएगा कब? अब तक मौलाना आज़ाद ने 480 करोड़ रुपए बांटे, वो अगर भी वापस आएंगे तो हम आगे के लोगों को देंगे, वो वापस आने में भी दिक्कत है। अब इसमें 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होती है। बैंकिंग जो है वो पेइंग कैपेसिटी देख के लोन देता है, हम बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट करते हैं, जिसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं उसको लोन देते हैं। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि रिकवरी का इशू रहने वाला है। कोई भी बैंक क्रेडेंशियल देख के ही लोन डिसबर्समेंट करता है। पहला क्रेडेंशियल ये है कि उसका रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, जिसका रीपेमेंट कैपेसिटी ज़्यादा उसको लोन मिलेगा ज़्यादा, उसका कंसिडरेशन होगा पहले। हमारा उल्टा है, जिसका रीपेमेंट कैपेसिटी कम है बिल्कुल ही दे नहीं सकता या कोई उसको लोन देता नहीं या गरीब आदमी है, फिर हम उसको लोन देते हैं। सबसे यही एक बड़ा चैलेंज है रिकवरी में हमारे लिए। माइक्रो फाइनेंस इंडिविजुअल लेवल पे नहीं दिया जाता है, माइक्रो फाइनेंस पर्टिकुलरली वुमेंस के लिए है और महिला बचत गढ़ बोलते हैं उसको। उसके लिए क्या कंडीशन है कि 5-6 मुस्लिम महिला एक साथ आए, 5 से ज़्यादा 10 या 20 हो सकते हैं, उनका एक ग्रुप बनेगा जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, मराठी में बचत गढ़ बोलते हैं। वो आपको एक साथ आना है, आपका
एक ग्रुप फॉर्म करना है, बैंक में जाके अकाउंट ओपन करना है। गवर्नमेंट के दूसरे 3 डिपार्टमेंट है जो ये हेल्प करते हैं। महिला आर्थिक विकास महामंडल जिसको माहिम बोलते हैं, वो एक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में आता है, अर्बन रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में आता है। ये 3 लोगों के थ्रू अगर आप बचत गट बनाते हैं, वो बचत गट रिकमेंड करते हैं और एक साथ हमको अप्रोच होते हैं कि हम टेलरिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं, अचार पापड़ बनाना चाहते हैं, तो हम इस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए भी लोन देते हैं और ये बिज़नेस खड़ा करने के लिए भी लोन देते हैं। ये लोन भी वेरी लोअर इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। इसके लिए भी हमको 2 तरफ से फंडिंग मिलता है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी फंडिंग करता है मौलाना आज़ाद को शेयर कैपिटल के पार्ट में, और नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो लोग हमको ये लोन बांटने के लिए 1% से लोन हमको देते हैं। हम आगे माइक्रो फाइनेंस को 6% से देते हैं। हमको सिर्फ 1% से मिलता है। उसी के आगे का मेरा सवाल है, तो फिर वो 6% जो 5% है वो कहाँ यूज़ होता है, जो उसका इंटरेस्ट होता है? जो भी पैसा 1% से हमको मिलता है, हम आगे 6% से बांटते हैं। 6% से मतलब आपको लग रहा है कि हमको 5% का बेनिफिट मिल रहा है। वो बेनिफिट के ज़रिए जो पैसा बनेगा वो पैसा ज़्यादा लोगों में पहुंचेगा ना। आज हमारे पास लिमिटेड पैसे, आज मेरे पास 1000 रुपया है, कल वो 2000 होगा तो मैं ज़्यादा लोगों को दे पाऊँगा। 1000 रुपया है तो 500 2 लोगों को दूंगा, 2000 होगा तो 4 लोगों को मिलेगा। आगे ऐसा बढ़ेगा। ये उसके पीछे इंटेंशन है कि वो कॉरपोरेशन भी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिले। स्कॉलरशिप्स हैं एजुकेशन की, तो वो डिप्लोमा, डिग्री और पीजी, इसके लिए मुख्तलिफ है क्या कि आपको डिप्लोमा के लिए 100 स्टूडेंट्स को देना है, डिग्री के आए तो इतनी फ़ीस, क्योंकि फ़ीस उसमें फ्लक्चुएट है, कम ज़्यादा है, आगे बढ़ती हुई है। देखिए उसमें आपका क्वेश्चन क्या था कि पहले तो स्कॉलरशिप वर्ड यूज़ किया आपने, तो हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं है। मैं वो क्लियर करता हूँ कि वो लोन है, और लोन सारे कोर्सेज़ के लिए है हमारे पास, और जो मांगेगा उसको दे सकते, इतना आज तो कैपेसिटी है क्योंकि एप्लीकेशन बहुत कम है और फंडिंग हमारे पास सफिशिएंट है, पर्टिकुलरली एजुकेशन लोन को एड्रेस करने के लिए। माइक्रो फाइनेंस और टर्म लोन्स की बात अलग है, लेकिन एजुकेशन लोन्स आज के डेट में जो मांगेगा और हमारे क्राइटेरिया में बैठेगा, ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्राइटेरिया है, सिंपल सा क्राइटेरिया है। 4 ही बातें, स्टूडेंट माइनॉरिटी का रहना चाहिए, महाराष्ट्र का रहना चाहिए, उसका जो रिकग्नाइज कोर्सेस है उसका एडमिशन रहना चाहिए, और उसने ये जो 3 टाइप के गारंटर्स है वो गारंटर्स अवेलेबल करके देना चाहिए। 3 में से कोई भी एक, 3 एक साथ नहीं। मैं इस सिलसिले को यहीं पर मौकूफ़ करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह हम किसी और मौजू पर, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और मेहमानों के साथ हम यहीं पर दोबारा इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।